Hello guys, welcome back to our channel part 4 Story of Villains. Chapter 31 अंतरा जी ने दक्ष को डांटने के बाद इशिका से थोड़ी बहुत बात की और जल्द ही फोन काट दिया। दक्ष ने रिंग को पैक करवाया और इशिका के साथ वहां से निकल गया। दक्ष इशिका को जल्द ही कहीं ले गया और वो जगह थी उसका अपार्टमेंट। दक्ष ने इशिका को बैठने के लिए कहा और खुद उसके लिए पानी लेने गया। दक्ष ने इशिका को पानी दिया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, नंदिनी के पास कुछ ऐसा है जो उसे उसके रियलिटी में नहीं लाना चाहता, या ये भी हो सकता है कि नंदिनी जानती हो और वो खुद नहीं आना चाहती। जिस तरीके से नंदिनी बिहेव करती है उसी तरीके से उसके आसपास की चीजें डेवलप होती, जैसे कि तुम। इशिका ने दक्ष की बात सुनी और कंफ्यूज होकर कहा, मतलब? दक्ष ने इशिका को देखते हुए कहा, अगर मैं सच कहूं तो तुम एरोगेंट हो, साथ में ही स्वाभिमानी भी, और तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे आईक्यू से आता है। तुम काफी इंटेलिजेंट हो, पर क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब चीजें नंदिनी से जुड़ी होती है जैसे राज, तो तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर देती हो। पर ऐसा क्यों? इशिका ने दक्ष को घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं प्यार करती थी उससे। इशिका की बात सुन दक्ष मुस्कुराया और फिर हंसते हुए बोला, प्यार? नहीं, तुमने राज से कभी प्यार नहीं किया। अगर मैं सच बोली तो वो तुम्हारा ऑब्सेशन था, और ये ऑब्सेशन तब आया जब उसके फैमिली ने तुम्हें भड़काया। मैं तुम्हें 4 सालों से जानता हूँ और मैं जिस इशिका को जानता हूँ वो हमेशा दिमाग से सोचती है, दिल का उसके लिए कुछ काम ही नहीं है। और इसीलिए पिछले 5 महीनों से जो तुम कर रही हो वो तुम्हें खुशी दे रहा, क्योंकि ये तुम्हारी रियलिटी है। ये कुछ है कि हम सब अपने मन की ही कर रहे हैं, पर वो हम करना भी नहीं चाहते, पर हालत हमें वो करने पर मजबूर कर रहे हैं। दक्ष की बातें इशिका के लिए ऐसी थी कि उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहे हो। इशिका ने दक्ष को देखते हुए धीरे से कहा, किसी नोवेल की तरह? इशिका की बात सुन दक्ष मुस्कुराया और इशिका को देखते हुए बोला, नहीं, एक सेटअप की तरह। तुम इसे नोवेल की तरह देख सकती हो, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रियलिटी सोच से अलग होती है। एक ऐसी नोवेल को लिखने के लिए जिसमें लोग जी सके, जो पावर चाहिए वो इंसान के पास नहीं है और हो भी नहीं सकती। ये सब कंट्रोल्ड है, ऐसा कि किसी को आने वाली सारी घटनाओं का पता है और वो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। इशिका ने दक्ष को देखा जो इस वक्त उसे देख रहा था। दक्ष ने इशिका को देखते हुए प्यार से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि अगर तुम होती तो तुम अभी भी राज के पीछे लगी होती, और अगर मैं सही ही तो जो 2 बार तुम्हें चोट लगी वो नंदिनी को लगती। दक्ष की बातें सुन इशिका हैरान रह गई, क्योंकि दक्ष सही कह रहा था, वो दोनों बार चोटें नंदिनी को ही लगनी थी। पर दक्ष ने इशिका की सोच पर रोक लगाते हुए आगे कहा, और अगर वैसा होता तो अब तक हम दोनों की हालत काफी बेकार होती, क्योंकि मेरे हिसाब से तब राज तुमसे बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं होता और ना ही अंश। मुझे उस इंसान को पकड़ना है जो इन सब का मास्टरमाइंड है, और फिर ऐसा करके मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बॉस विलन बन जाऊंगा। ये आखिरी की बात बोलते हुए दक्ष मुस्कुराया, पर इशिका की मुस्कान गायब हो चुकी थी। दक्ष ने इशिका का चेहरा देखा, जिससे उसकी नीली आंखें और गहरी हो गई, और याने मन में कहा, मिस सिंह, आपके हर राज पर मेरा हक है, तो आज नहीं तो कल मैं उसे पता लगा कर रहूंगा। सोचते हुए दक्ष ने इशिका के गाल पर आते हुए बालों को पकड़ा और उन्हें हल्के से चूम लिया। इशिका दक्ष की बातें सुन काफी हैरान थी और वो मन में सोच रही थी, दक्ष को इतना सब पता है, पर मैं असलियत में मारी भी थी या ये मेरा? इशिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी दक्ष ने उसके कमर को पकड़ा और अपनी गोद में बैठा उसके होठों को चूमने लगा। दक्ष में इशिका के निचले होठ को चूमते हुए हुए उस पर हल्के से काटा, जिससे इशिका की एक आह निकली और उसके होठ खुल गए। दक्ष ने इशिका के मुंह में अपने जीभ को डाला और उसके मुंह के हर कोने पर अपना राज बनाने लगा। इशिका दक्ष के अचानक से चूमने से हैरान थी, पर उसने खुद को संभाला और दक्ष के गर्दन में अपने हाथों को डाल उसने भी दक्ष के होठों को चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इशिका के हाथ दक्ष के गर्दन से होते हुए उसके बालों में गए। दक्ष ने इशिका के होठों को आजाद किया और उसे देखते हुए एक स्मिक के साथ बोला, मिस सिंह, आप बहुत टेस्टी हैं। इशिका ने दक्ष को अपनी हल्की आंसू भरी आंखों से देखा। इशिका को नहीं पता था कि वो इस वक्त कितनी सेक्सी लग रही थी। इशिका ने अपने होठों पर अपनी जीभ चलाई और फिर अचानक से दक्ष को धक्का दिया, जिससे दक्ष सोफे पर गिर गया। इशिका दक्ष के ऊपर बैठी और एक स्मिर्क के साथ सेक्सीली बोली, मिस्टर रॉय, नाउ इट्स माई टर्न। बोल इशिका ने दक्ष के होठों को चूमना शुरू कर दिया। इशिका को नहीं पता था कि उसका इस पागल लोमड़ी पर क्या असर हो रहा था। दक्ष ने इशिका को देख मन में सोचा, मिस सिंह, एक दिन आप मेरी मौत बनेंगी। सोच दक्ष ने इशिका के कमर को पकड़ा और उसके किस को फील करने लगा। इशिका ने दक्ष के होठों पर जोर से कटा, जिससे दक्ष के होठों से खून बह दोनों के मुंह में जाने लगा, जिसे फील कर इशिका दक्ष के ऊपर से उठी और फिर अपने होठों से खून साफ करते हुए बोली, मिस्टर दक्ष, आपका खून बहुत एडिक्टिव है, जब तक इसे मैं टेस्ट ना कर लूं मुझे आपके किस की फीलिंग ही नहीं आती। जिसे सुन दक्ष ने इशिका को अपने ऊपर गिराया और इसकी पतली कमर पकड़ते हुए बोला, आप कहे तो मैं अपना खून भी आपके नाम कर दूं। दक्ष की बात सुन इशिका उससे दूर हुई और उठ अपने बाल सही करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आप तो मेरे हैं ही, क्यों है ना?
दक्ष भी उठा और इशिका के ड्रेस से स्ट्रैप्स को सही करते हुए बोला, बिल्कुल। जहां ये दोनों लवी डवी हो रहे थे वही राज अब परेशान होने लगा था। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसे लग रहा था कि कुछ उसे से दूर जा रहा है जो बहुत जरूरी है, और यही कुछ हाल नंदिनी का भी था। उसे अब राज का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं, पर किसके लिए? शायद उसके लिए। चैप्टर 32। ऐसा नहीं होना था। नंदिनी अपने कमरे में लेटी हुई सो रही थी, तभी अचानक से उसकी आंखें खुली और वो उठकर बैठ गई और उसने गहरी सांस लेने शुरू कर दी और अपने गले में हुए मंगलसूत्र को पकड़ बोली, भगवान जी राज की रक्षा करना। नहीं नहीं, मुझे राज से मिलना होगा। हाँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। बोल नंदिनी उठी और अपने कमरे से निकल वो राज के कमरे में चली गई, पर राज वहां पर था ही नहीं। यू देख वो भागते हुए नीचे गई और देखा कि राज सभी के साथ बैठा बातें कर रहा था। नंदिनी राज के पास गई और उसे देखते हुए घबराए आवाज में बोली, राज तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नंदिनी की बात सुन और उसकी हालत देख दादी ने नंदिनी से परेशान होते हुए चिंता में कहा, क्या हुआ बच्चा, ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? नंदिनी ने दादी की बात सुनी और उसने रोते हुए कहा, दादी दादी मैंने सपना देखा कि राज गोली लग गई, बस इसीलिए। निर्मला जी ने नंदिनी की बात सुनी तो गुस्सा होते हुए बोली, नंदिनी क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ काम नहीं ये सब सोचने के अलावा? नंदिनी निर्मला जी के चिल्लाने से डर गई, जिसे देख राज ने अपनी मां से कहा, मां आप शांत हो जाओ, वो बस थोड़ी घबराई हुई है। जहां चोपड़ा परिवार मेज बना हुआ था वही इशिका दक्ष से बोलती है, दक्ष फास्ट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे मुझे ये सब जल्द ही खत्म कर ऑफिस भी जाना है। दक्ष ने गाड़ी को फुल स्पीड में भागते हुए चोपड़ा मैंशन के आगे रोका और इशिका को देख मुस्कुराते हुए बोला, मिस सिंह आपने हमारे रोमांटिक माहौल को सिर्फ यहाँ आने के लिए बर्बाद किया। आखिरी के शब्द बोलते हुए दक्ष की इरिटेशन साफ सुनाई दे रही थी। इशिका ने कार से उतरते हुए एक स्माइल के साथ दक्ष को देख कहा, तुम्हें नंदिनी से क्या क्या चाहिए? दक्ष ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखते हुए कहा, मुझे इसके बाल चाहिए और अगर उसके कपड़े मिल जाए तो और बेहतर। यू सून इशिका मुस्कुराए और अपने बालों को अदा से एक हाथ से पीछे करते हुए वहां से जाते हुए बोली, डन। बोल वो अंदर चली गई। दक्ष ने जाती हुई इशिका को देखा जिसका आवर ग्लास फिगर उसके व्हाइट ड्रेस के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ये देख दक्ष ने अपने जीभ को दांतों के बीच रख कहा, सच अ पॉइजनस लिली। फिर अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी ने फोन उठाया और बोला, बोलो दक्ष। दक्ष ने चोपड़ा मेंशन के गेट को देख कहा, दादाजी दोनों चीजें मिल गई, कब लाना है उन्हें? दूसरी तरफ से दक्ष के दादा मिस्टर धीरेन्द्र रॉय ने ये सुन एक्साइटेड होते हुए कहा, इतने जल्दी कैसे? दक्ष ने ये सुन एक स्माइल के साथ कहा, आपकी पोता बहू लाने गई है और लेकर हो आएगी। दूसरी तरफ से धीरेन्द्र जी ने ये सुन मुंह बनाकर कहा, तो मुझसे कब मिलवाओगे मेरी पोता बहू को? ये सुन दक्ष ने बाहर देखते हुए कहा, शायद कुछ टाइम लगे, आप क्यों ना यहाँ आ जाओ। धीरेन्द्र जी ने ये सुन उदास मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी दादी वो मेरी जान निकाल लेंगी, खैर छोड़ो, सामान मिले तो जल्द ही उसे पार्सल कर देना। बोल उन्होंने फोन काट दिया। इशिका जब चोपड़ा मेंशन में आई तो उसने साक्षी को कहते हुए सुना, नंदिनी क्या तुम अपना नाटक बंद कर सकती हो, तुम्हारी वजह से। पर इशिका ने साक्षी की बात बीच में ही काट दी। इशिका ने अंदर आते हुए एक स्माइल के साथ कहा, हेलो। इशिका की आवाज सुन सभी ने उसकी तरफ देखा। अंश ने इशिका को देखते हुए थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी से कहा, इशिका। इशिका लिविंग रूम में आते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा? कुछ इंटरेस्टिंग? ये कहते हुए इशिका की आंखें चमक उठी। निर्मला जी ने हल्की से स्माइल के साथ कहा, नहीं बस ऐसे ही कुछ बात हो रही थी। इशिका निर्मला जी, दादी और राजेश जी और शीतल जी के पैर छू लिए। अंश की मां का नाम यहाँ से शीतल है, पीछे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। बाकी सबको हाय बोल वो सोफे पर बैठते हुए राज से बोली, शीतल आंटी मुझे भूख लगी है, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, इतना काम था मुझे कि मैं पूरे दिन बिजी ही थी। शीतल जी खड़ी हुई और एक स्माइल के साथ बोली, इशू तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। इशिका ने शीतल जी को थैंक्स बोला, फिर वहां खड़ी नंदिनी को देखते हुए बोली, नंदिनी तुम्हें क्या हुआ? तुम वहां ऐसे क्यों खड़ी हो? नंदिनी कुछ कह पाती इससे पहले निशा ने कहा, दीदी को क्या होगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना जाने दीदी को क्या क्या बोलने वाली थी। इशिका ने निशा की तरफ देखा, फिर मन में बोली, चलो निशा रानी, जब तुम खुद अपनी कब्र खोलना चाहती हो तो कौन तुम्हारी मौत रोक सकता है। इशिका ने ये सोचते हुए अपने बगल में बैठी दोस्त को देखा, फिर बोली, 1 2 3। और इशिका के 3 बोलते ही साक्षी फूट पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की, और मैंने क्या गलत कहा? तुम्हारी बहन पहले इसकी साड़ी भाई से हुई, पर भाई जो इशू से प्यार करते थे उन्होंने तुम्हारी बहन को तलाक दिया। पर मेरे प्यारे भाई गिल्ट में दबकर इसे यहाँ ले आए क्योंकि
तुम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं। फिर भाई ने तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढा तो ये महारानी इसकी शादी किसी और से ही फिक्स कराए, और जब भाई और इशिका की शादी होने वाली थी तो इनके सो कॉल्ड आशिक ने तुम्हारी बहन को किडनैप कर दिया, जिससे मेरी दोस्त की शादी तो हुई नहीं पर हाँ मजाक जरूर बन गया उसका। फिर जब इसकी शादी दक्ष से हो रही थी तो ये फिर किडनैप हो गई और मेरी दोस्त हॉस्पिटल में। फिर अब तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से, और मेरी दोस्त जो मेरे भाई से 5 साल से प्यार करती थी उसकी शादी इस दक्ष से। इशिका ने साक्षी की बात सुनी, फिर बोली अब काउंटर अटैक। 3, 2, 1। इशिका के एक बोलते ही नंदिनी ने लाल आंखों से पर पूरी आत्मसम्मान से भरी हुई वो बोली, पहली बात मैंने राज को तलाक दिया था। दूसरी बात मैं राज के पास नहीं आई थी कि वो मुझे यहाँ लाए। तीसरी बात जिससे रिश्ता तय हुआ था वो पहले से ही अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता था, तो ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा। और आखिरी बात मैंने इशिका से नहीं कहा कि वो राज से अपना रिश्ता तोड़े और दक्ष से शादी करे। नंदिनी ने जैसे ही बोलना बंद किया इशिका अचानक से हंसने लगी और साक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, साक्षी कूल डाउन, मुझे पता है तुम्हें शॉर्ट टेम्पर की प्रॉब्लम है तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं कर लेती। चलो कल हम साथ में चलेंगे। और नंदिनी तुम भी शांत हो जाओ, साक्षी पागल है, मेरे लिए थोड़ी सी पोसेसिव है और इसके साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि इसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। और रही बात राज से शादी की तो तुमने अभी ही कहा कि वो अपने एक्स वाइफ से प्यार करता, तो ऐसे रिश्ते में रहकर मुझे क्या मिलता, तो बात खत्म। और निशा हमेशा बोलना अच्छी आदत नहीं, कभी कभी समय और जगह देखकर बोलना चाहिए। खैर नंदिनी तुम खीर बहुत अच्छी बनती हो तो क्या मेरे बनाओगी प्लीज तुम्हारे हस्बैंड की दोस्त के लिए। नंदिनी इशिका की बातें सुन हैरान रह गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके दिल से एक आवाज आई, ये सब ऐसा नहीं होना था, नहीं होना था। चैप्टर 33 खुद को सेदू। नंदिनी के दिल से एक आवाज इसके कान में आई, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, ये सब ऐसा नहीं होना था। इशिका सिंह को गुस्सा होना था। नंदिनी ने जब किसके हाथ अपने कंधे पर महसूस किए तो उसने उस तरफ देखा। राज ने नंदिनी से कहा, नंदिनी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नंदिनी ने खुद को संभाला, फिर एक मुस्कान के साथ बोली, हाँ बस सर में हल्का सा दर्द है। मैं इशिका। पर जैसे इशिका को नंदिनी के आगे के शब्द पता हो वो नंदिनी को बीच में ही काटते हुए बोली, तुम्हारा सर दुख रहा है, तब तुम्हें खीर बनाने की जरूरत नहीं है, पहले बताना था ना। नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली हुए इशिका खड़ी हुई टेबल पर रखे जूस के ग्लास को उठाया और नंदिनी के पास आकर उसे जूस का ग्लास देते हुए बोली, ये लो ऑरेंज जूस पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नंदिनी ने जूस के ग्लास को देखा, फिर इशिका को, और फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं कोई बात नहीं। पर इशिका ने नंदिनी के आगे जूस ग्लास किया और बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो। पर किसे पता था कि नंदिनी के कुछ कहने के पहले ही निशा बीच में कूद पड़ेगी और इशिका से जूस का ग्लास लेना चाहेगी। इशिका हाथ ग्लास से छूटा और निशा के ज्यादा ताकत से निशा ने सारा जूस इशिका के ऊपर उड़ेल दिया। और ये होते ही इशिका नंदिनी से दूर हुई और अपने व्हाइट ड्रेस को जो सिल्क का था उससे आर पार तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ इशिका के अंडरवियर का आउटलाइन जरूर दिखने लगा था। अंश ने इशिका के कपड़ों की हालत देखी और तुरंत ही अपना जैकेट निकल उसे उड़ाते हुए निशा से बोला, निशा ये क्या था यार। निशा ने भी नहीं सोचा था कि जूस का ग्लास इशिका के ऊपर गिर जाएगा। उसने तुरंत ही कहा, सॉरी गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो। इशिका ने एक स्माइल के साथ थोड़ा परेशान होते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस वो मुझे एक पूजा में जाना था दक्ष के साथ, अब ऐसे मैं कैसे जाऊंगी। नंदिनी ने इशिका की बात सुनी तो जल्दी से हिचकिचाते हुए बोली, मैं मेरे कपड़े पहनोगी, मेरे पास सूट है जो तुम पूजा में भी पहन सकती हो। ये सुन इशिका ने जल्दी से कहा, ठीक है चलो। फिर अंश की तरफ देख बोली, थैंक्स अंश। और वो नंदिनी के साथ चली गई। सभी लोग इस बात से हैरान और खुश दोनों थे कि इशिका को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। राज इस बात से खुश भी था और थोड़ा परेशान भी कि इशिका ने नंदिनी को गलत नहीं समझा, पर वो इस बात को भी जानता था कि इशिका उससे अब काफी गुस्सा होगी। इशिका ने नंदिनी के अलमारी से एक सफेद सूट निकाला और उसमें चेंज कर लिया। इशिका वॉशरूम में चेंज कर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खुद को देख वहां खड़ी नंदिनी से रिलैक्स होते हुए बोली, नंदिनी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी कंघी यूज कर लूं। नंदिनी इशिका के बिहेवियर से असहज महसूस कर रही थी पर उसने फिर भी कहा, हाँ। नंदिनी की बात सुन इशिका ने नंदिनी को आईने से देखते हुए कहा, थैंक्स। फिर मन में बोली, और शायद फ्यूचर में तुम मुझे काफी गलियां देने वाली हो। इशिका अभी अपने बालों में कंघी ही कर रही थी कि नंदिनी ने अचानक से उससे कहा, इशिका तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। इशिका ने नंदिनी की बात सुन उसे आईने से देखा, फिर अचानक से मुस्कुराई और कंघी रख नंदिनी की तरफ मुड़ बोली, नंदिनी तुम्हें याद है जब मेरी और राज की शादी ऑलमोस्ट हो गई थी और फिर तुम्हें बचाने के लिए उसने मुझे मंडप में छोड़ दिया था। फिर जब राज तुम्हें गुंडों से बचाकर लाया था तो तुमने क्या कहा था मुझसे। पास्ट शादी के जोड़े में खड़ी इशिका ने बेड पर लेटी नंदिनी को गुस्से में देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती।
क्यों तुम्हें राज को मुझसे छीनना है? देखो मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, तुम दक्ष से शादी कर चली जाओ, मेरी लाइफ बर्बाद मत करो। नंदिनी ने रोती चिल्लाती इशिका को देखा, फिर अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर फिर खोली और इशिका को देख बोली, तुम राज पर भरोसा नहीं करती ना इशिका? इशिका ने नंदिनी को गुस्से में घूरा, उसे नंदिनी पर गुस्सा आ रहा था कि वो कितनी सही थी, पर इस बात को मानकर वो नंदिनी को यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वो सही है, इसलिए इशिका ने नंदिनी की तरफ उंगली करते हुए कहा, मैं राज पर पूरा भरोसा करती हूँ पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्या पता कब तुम राज और मेरे बीच आ जाओ। नंदिनी ने इशिका को शांत आंखों से देखते हुए कहा, तुम मुझसे तो झूठ बोल लोगी पर क्या खुद से भी झूठ बोल सकती हो? इशिका जानती थी कि वो नंदिनी जैसी समझदार नहीं थी, वो जानती थी कि नंदिनी सच बोल रही थी, पर इशिका ये बात मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाल आंखों से नंदिनी को देखते हुए कहा, तुम दक्ष से शादी नहीं करना चाहती ना? तुम राज से शादी करना चाहती हो ना, और इसीलिए तुमने राज से मेरी शादी नहीं होने दी। नंदिनी ने इशिका को देखते हुए शांत भाव से कहा, इशिका मेरी शादी उसी से होगी जिससे होनी है, जो किस्मत की लकीरों में लिखा है वही होगा, तो तुम ऐसे परेशान होना बंद कर दो और अच्छा होगा कि तुम राज पर भरोसा करना शुरू कर दो। इशिका ने गुस्से में नंदिनी को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, राज मेरी लकीरों में हो या ना हो पर वो मेरा ही होगा, दिल से भी दिमाग से भी हर जगह से। और इतना बोल इशिका वहां से नंदिनी के रूम का दरवाजा जोर से लगा कर चली गई। प्रेजेंट इशिका ने नंदिनी की तरफ कदम बढ़ाकर उसके कान के पास आकर धीरे से अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, जैसे कि इशिका जो कह रही हो वो नहीं कोई नर्क से आए शैतान बोल रही हो, नंदिनी राज का दिल तो मेरा ही होगा, चाहे उसका नाम तुम्हारे साथ हो, चाहे वो तुम्हारे पास हो, चाहे तुम कितने भी बंधनों में उसे बांध लो, पर राज का दिल दिमाग सब मेरा होगा। डॉट उद्धरण चिन्ह। फिर इशिका नंदिनी से दूर होते हुए एक इनोसेंट स्माइल के साथ बोली, नंदिनी रूठा तो अपनों से जाता है, पर तुम मेरी कुछ नहीं लगती तो गुस्सा किस बात का, चली मैं चलती हूँ। बोल इशिका जाने लगी, तभी रुककर मुड़ी और जमी नंदिनी को देख बोली, अपने कपड़ों के लिए थैंक्स। बोल वो चली गई पर अपने पीछे सैलाब छोड़ गई। नंदिनी कमरे में खड़ी इशिका की बातें सोचने लगी, नंदिनी राज का दिल तो मेरा ही होगा, चाहे उसका नाम तुम्हारे साथ हो, चाहे वो तुम्हारे पास हो, चाहे तुम कितने भी बंधनों में उसे बांध लो, पर राज का दिल दिमाग सब मेरा होगा। और बाहर नंदिनी के कमरे के खिड़की के पास खड़ा राज भी इशिका की बाय हो सोच रहा था, गुस्सा तो अपनों से होते हैं। फिर खुद से वो बोला, तो क्या अब वो मुझे अपना भी नहीं समझती? इशिका ने सभी को बाय बोला और चोपड़ा मेंशन से निकल बाहर दक्ष की गाड़ी में बैठते हुए बोली, मिस्टर रॉय आप मुझे इस मिशन को पूरा करने के लिए क्या गिफ्ट दोगे? दक्ष जो ना जाने कब से इशिका का वेट कर रहा था, उसने इशिका के बैठते ही गाड़ी चोपड़ा मेंशन से दूर भगाई और 5 मिनट बाद गाड़ी को रोक इशिका को अपनी तरफ खींच इसके होठों को अपने होठों से बंद करते हुए फुसफुसाया, मैं खुद को आपको दे दूं, क्या इतनी पेमेंट काफी होगी? चैप्टर 34। उम्मीद ही नहीं थी। इशिका ने दक्ष के गले में अपने बाहें डाली और उसके होठों को चूमने लगी, दोनों जब एक दूसरे से दूर हुए तो इशिका ने दक्ष के कंधे पर सर रखते हुए कहा, हाँ चलेगा ना? दक्ष ने इशिका के बालों को सहलाया और फिर दोनों अपनी जगह पर अच्छे से बैठे। इशिका ने दक्ष के कंधे पर अपना सर रखा और दक्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ कार स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे ये दिन भी निकल गया और अब सगाई का दिन आ गया। सगाई शाम को होनी थी तो पूरे दिन सभी तैयारियों में बिजी थे। इशिका ने कल ही राधे के हाथ से सगाई की इनविटेशन को सभी जगह भिजवा दिया था, मीडिया को भी बुला दिया गया था। इशिका का दिल आज शांत था, उसे 5 महीने से होने वाली टेंशन घबराहट कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इशिका अपने लिविंग रूम में बैठी नौकरों को घर सजाते हुए देख रही थी, तभी इशिका का फोन बजा। इशिका ने नंबर को देखा तो पाया ये राज का कॉल था। इशिका ने कॉल उठाया तो राज ने हल्के से कहा, इशिका क्या तुम मुझे अपने गार्डन में आकर मिल सकती हो? इशिका खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि मौसम उतना अच्छा नहीं था, आज काफी हवाएं चल रही थी। इशिका ने उठते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं मैं आती हूँ। बोल उसने कॉल काटा और बाहर चली गई। तेज हवा से इशिका का व्हाइट शरारा उड़ रहा था, पर इशिका ने उस पर ध्यान ना देते हुए अपने कदम अपने गार्डन की तरफ बढ़ाए। इशिका जब गार्डन में आई तो देखा राज वहां सफेद शर्ट काले पैंट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। इशिका ने राज के सामने खड़े होते हुए एक स्माइल के साथ कहा, बोलो राज। राज ने अपने सामने खड़ी बेहद खूबसूरत लड़की को देखा, फिर धीरे से बोला, तुम नाराज हो मुझसे? होगी पर इशिका दिल के मामले में हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि तुम गुस्से में किसी से शादी करो। तुम एक बार फिर अपने फैसले के बारे सोचो प्लीज। इशिका ने राज की बातें सुनी, फिर हल्के से मुस्कुरा कर राज के गालों पर अपने एक हाथ को रख अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, राज आखिरी बार तुमने मुझसे आई लव यू कब कहा था? इशिका की बात सुन राज ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, फोर कुछ देर सोचकर बोला, जब हम सब होटल से आ रहे थे। राज का जवाब सुन इशिका ने उसे बड़े प्यार से सही करते हुए कहा, हमारी शादी वाले दिन।
और तुमने लास्ट मुझे आई लव यू नहीं आई लव यू कहा था। इशिका की बात सुन राज हैरान हुआ, फिर उसने इशिका के हाथ को, जो उसके गाल पर थे, अपने हाथों में लेकर कहा, इशिका तुम दक्ष से शादी। पर इशिका ने राज को टोकते हुए कहा, राज जब तुम्हारी शादी हो रही थी नंदिनी से तब तुमने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में, दिल में सिर्फ मैं हूं, मैं थी और मैं ही रहूंगी पर राज तुम अपने शब्द भूल गए। राज मैं रोज हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती थी पर तुमने कभी नहीं खाया। राज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इस डर से कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं मैं तुम्हारे घर में रही पर तुमने मुझे इग्नोर किया। मैंने जब कहा कि हम मंदिर में शादी कर लेते हैं तो तुमने माना कर दिया और कहा कि तुम पहले नंदिनी की शादी करवाना चाहते हो। मैं मान गई। हर बार मैं तुम्हें नंदिनी के करीब देखती तो मुझे पता होता कि वो तुम हो जो उसके पास गए, पर मैंने फिर भी नंदिनी को सुनाया। राज नंदिनी ने एक बार मुझसे कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती तो मुझे उससे नफरत हुई कि हाँ वो कितनी सही थी, पर फिर उसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, पर मुझे फिर उस पर गुस्सा आया कि वो कितनी गलत थी। भरोसा कभी भी किसी पर हम करते नहीं, बल्कि वो इंसान जिस पर हम यकीन करते हैं वो हमारा भरोसा जीतता है। तुम हमेशा पूछते थे ना कि मैं हमेशा नंदिनी और तुम पर शक क्यों करती हूँ, तो सुनो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी वो सिक्योर फीलिंग दे ही नहीं पाए कि हाँ राज हमेशा मेरा रहेगा। राज मैं उस कहावत पर यकीन नहीं करती थी कि जिसका डर इंसान को सबसे ज्यादा होता है वो चीज हो ही जाती है, पर राज उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए इशिका ने राज से अपना हाथ छुड़वाया और उससे दूर होते हुए उसी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं यकीन करती हूँ और अब मैं डरना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह बोल इशिका ने आसमान की तरफ देखा। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। इशिका ने आगे कहा, राज एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ये शादी तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये बात तुमसे अच्छे से कौन जानेगा कि इशिका सिंह को जो चीज चाहिए होती है वो उसे ले लेती है। उद्धरण चिन्ह बोल इशिका ने राज को देखा और आगे बोली, और अभी मैं होश में हूं तो मैं खुद को अब बंदिशों में बंधना चाहती हूं ताकि ये बंदिशें मुझे कुछ गलत करने से रोक दे। राज जिस इशिका ने तुमसे 5 साल से प्यार किया था वो इशिका बंदिशें नहीं जानती थी, उसका जुनून तुम्हारे लिए बेहद था, पर ये इशिका जो बेरंग होकर सफेद में लिपटी है वो बंदिशों में बंद तुम्हें आजाद करना चाहती है। बोल इशिका ने राज को गले लगाया और उसके कान में बोली, राज एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये शादी तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। और रही बात नाराजगी की, तो नाराज तो तब होते हैं ना जब आपको उम्मीद हो, पर मेरे पास तो वो ही नहीं थी। बोल इशिका वहां से भीगते हुए बारिश में चली गई, पर अपने पीछे तूफान छोड़ गई। राज जाती हुई इशिका को देख रहा था। इसके दिल में जो पहले एक बीज था जो अंकुरित हुआ था वो पहले ही पत्ते दिखाने लगा था, पर अभी वो पत्ते अचानक से बड़े हुए और अब वो एक छोटा सा पौधा बन गया था जिसमें काफी पत्ते थे। उस पेड़ की जड़ें राज के दिल में फैल रही थी, पर इस बात से अनजान राज भीगती हुई लड़की को देख रहा था। कहते हैं जब औरत बदला लेती है तो शैतान भी उससे सीखने के लिए बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि औरत जो एक इंसान को जन्म देने की ताकत रखती है, जो संसार को आगे बढ़ाती है, वो संसार को खत्म करना भी जानती है। और इशिका भी अब किसका संसार तबाह कर रही थी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ी थी। चोपड़ा मैंशन में तैयार होती नंदिनी का दिल एक बार फिर जोर से धड़का और उसके कानों में किसी ने कहा, राज को दूर जाने से रोको। चैप्टर 35 सगाई या धमाका। इशिका अपने कमरे में बैठी खुद को आईने में निहार रही थी। ब्लू बैकलेस लॉन कट इवनिंग गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इशिका ने खुद को देखते हुए याद किया कि कैसे एक लोमड़ी ने 1 घंटे पहले उसे ये पार्सल एक नोट के साथ भेजा था। मिस सिंह, नहीं वुड बी मिसेज रॉय, मैं ये चाहता हूँ कि आप आज ये ड्रेस पहने। लव यू, आपका प्यारा लोमड़ी। ये याद करते हुए इशिका के होठों पर एक स्माइल आ गई। एयर उसने अपने बालों को एक बन में सेट कर ब्लू और व्हाइट डायमंड से बना पॉइजनस लिली का क्लिप अपने बालों में लगाया, फिर व्हाइट डायमंड के छोटे छोटे इयरिंग्स पहने, हाथों में एक ब्रेसलेट पहना, फिर ब्लू ग्लास हिल्स और तैयार होकर वो खुद को देखने लगी। इशिका अभी खुद को निहारने में बिजी थी तो एक घर में निरंजन सिंह अपनी 13 साल की बेटी को लाइट पिंक फ्रॉक में देख खुश हो रहा था। निरंजन सिंह ने अपनी बेटी को गोद में बिठाते हुए प्यार से एक स्माइल के साथ कहा, पिया तुम क्या आज की पार्टी के लिए एक्साइटेड हो? पिया ने खुशी से कहा, हाँ बहुत। तभी एक औरत पिंक साड़ी में तैयार होकर आए और निरंजन से बोली, जान चले लेट हो रहा है, नंदिनी का कॉल आया था, उसने मुझे एड्रेस भेज दिया है। निरंजन सिंह ने अपनी बेटी को अपने गोद में उठाया और बोला, चलो प्रिया। और वो सब इशिका के सगाई के लिए निकल गए। निरंजन सिंह जहां अपनी बेटी के सेवियर को थैंक्स बोलने के लिए एक्साइटेड था तो वही इशिका भी अपनी मां को देख मन में सोच रही थी, मां इस बार आपको मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। और जिसने आपको मुझसे दूर किया था उसे मैं वही सजा दूंगी जो उसने आपको और मुझे दी थी। एक 5 स्टार होटल में आर्यन सिंघानिया ब्लू सूट में तैयार होकर अपने असिस्टेंट से बोला, सारी तैयारियां हो गई है। उसके असिस्टेंट ने कहा, जी सर, पर क्या ये करना जरूरी है, मतलब सगाई?
पर असिस्टेंट को बीच में ही रोकते हुए आर्यन ने अपने कमरे से निकलते हुए कहा, बिल्कुल बहुत जरूरी है। उस लड़की ने किसी और के साथ सोकर सबसे ये कहा कि वो राज के साथ सोई है और मेरी नंदिनी का तलाक करा दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ राधे इशिका के कमरे में आया तो इशिका ने अपनी माँ से कहा, माँ आप जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात राधे से करनी है। कविता जी ने इशिका के माथे को चूमा और बोली, पर खुद को काम में बिजी मत करना, और हाँ आज सारी मीडिया की नजर तुम पर होगी तो संभल कर, समझी। इशिका ने अपनी माँ को गले लगाया और बोली, बिल्कुल। कविता जी वहां से चली गई और तो राधे ने जल्दी से कहा, मिस सिंह सारा इंतजाम हो गया है और आर्यन सिंघानिया आ रहा है और निरंजन सिंह अपने परिवार के साथ आ रहा है। चोपड़ा परिवार आ चुका है, मीडिया आपका इंतजार कर रही है और दक्ष सर भी किसी भी वक्त। पर राधे अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला और दक्ष अंदर आते हुए इशिका से बोला, मिस सिंह आज हमारी सगाई है या कोई धमाका डे। इशिका ने दक्ष को देखा जिसने व्हाइट सूट पहना था और डार्क ब्लू बो, और दक्ष के कफलिंग्स और ब्रूच दोनों ही डार्क ब्लू कलर के थे। आज दक्ष काफी हैंडसम लग रहा था। इशिका ने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर थोड़ी उदासी के साथ दक्ष को देखा। दक्ष इशिका की नजर से हैरान हो चुका था। उसने अपने गर्दन को मसलते हुए मन में कहा, क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं साहिल की जान निकाल लूंगा। साहिल जो नीचे कविता जी के साथ चिट चैट कर रहा था, उसे अचानक से ठंडा पसीना आना शुरू हो गया और उसने सोचा, यार मुझे अचानक से इतनी ठंडी क्यों लग रही है? दक्ष ने परेशान होते हुए इशिका से पूछा, मैं ठीक नहीं लग रहा क्या? इशिका ने फिर एक गहरी सांस ली और राधे को वहां से जाने का इशारा कर दक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मिस्टर रॉय आप ये नहीं चाहते ना कि आज हमारी सगाई ना हो? दक्ष ने इशिका की बात सुन परेशान होते हुए कहा, पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? इशिका ने एक शरारती मुस्कान के साथ दक्ष की कॉलर को पकड़ा और उसका सर खुद के बराबर करते हुए बोली, क्योंकि अभी मेरा मन आपको खा जाने का कर रहा है। आप आज इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं? आपको पता नहीं आपको आज कितनी लड़कियां घूरेंगी नीचे? बोलिए। दक्ष ने इशिका की आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, पर मैं तो सिर्फ आप पर ही मरता हूँ मिस सिंह। बोल दक्ष जैसे ही इशिका के होठों को चूमने वाला था कि तभी किसी के खांसने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो पाया को कविता जी वहां पर खड़ी थी और दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। इशिका ने दक्ष का कॉलर छोड़ दिया और दक्ष भी अच्छे बच्चे की तरह एक तरफ खड़ा हो गया। कविता जी ने दोनों को देखते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, नीचे चलो। बोल वो चली गई। इशिका ने दक्ष को देखते हुए थोड़े गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रॉय आपने माँ के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। इशिका को गुस्से में देख दक्ष ने परेशान होते हुए कहा, सॉरी इशिका, माँ नहीं, मतलब होने वाली सासू माँ खुश होंगी, और तुम्हारी इज्जत क्या मेरी खुद की इज्जत? दक्ष अभी भी ये बोल रहा था कि इशिका को हंसी आ गई और उसने दक्ष को कॉलर को सही करते हुए आंखों में हंसी के साथ कहा, मैं मजाक कर रही थी, आप कितना डरते हो मिस्टर रॉय? बोल इशिका ने दक्ष के हाथ में हाथ डाला और बोली, चले। दक्ष ने इशिका के होठों पर हंसी देखो तो हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ। नीचे सभी मेहमान आ चुके थे, सिर्फ आर्यन सिंघानिया और निरंजन सिंह का आना बाकी था। इशिका दक्ष के साथ नीचे आई, सभी ने दोनों के लिए तालियां बजाई और मीडिया ने जल्दी से फोटोज खींचना शुरू कर दिया। एक मीडिया पर्सन ने इशिका से सवाल पूछा, मिस सिंह आप और मिस्टर रॉय लव मैरिज कर रहे हैं? इशिका ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, हाँ ये एक लव मैरिज है, मैं तो प्यार के नाते शादी कर रही हूँ और शायद दक्ष भी। दक्ष ने इशिका की पतली कमर में अपना हाथ डाला और एक स्माइल के साथ बोला, इशिका इज माय फर्स्ट एंड लास्ट लव। दक्ष का जवाब सुन सभी ने तालियां बजाई, फिर कुछ और सवाल जवाब हुए, फिर इशिका और दक्ष सभी से मिलने लगे। इशिका ने दक्ष को अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स से मिलवाया और दक्ष ने भी इशिका को अपने सीनियर और जूनियर से मिलवाया। एक जूनियर से जब इशिका में हाथ मिलाया तब उस जूनियर के कान शर्म से लाल हो गए। इशिका ने जब ये देखा तो वो हंसी, पर दक्ष ने जल्दी से इशिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। ये सब दूर खड़ा राज जो अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने देखा तो अपने हाथ में पकड़ी जूस के गिलास को जोर से दबाया और मन में सोचा, इशिका मेरी वजह से उस दक्ष से शादी कर रही है, वो पक्का खुश नहीं होगी, पर देखो कैसे हंसना पड़ रहा है उसे, मैंने सच में उसके साथ अच्छा नहीं किया। और राज से दूर खड़ी नंदिनी राज को देख रही थी और उसके दिल से वही आवाज आ रही थी, रोको उसे। नंदिनी अभी राज को देख ही रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नंदिनी मुड़ी और देखा तो वहां पर आर्यन था। नंदिनी ने आर्यन को देखा तो खुशजीब बोली, आर्यन तुम यहाँ? आर्यन ने नंदिनी को एक स्माइल के साथ देखते हुए कहा, मेरी दोस्त को मेरी जरूरत थी तो मैं आ गया, कैसी हो नंदिनी? अपने बॉस को इस तरह मुस्कुराता हुआ देख आर्यन का असिस्टेंट हैरान था। नंदिनी ने आर्यन के गले लगते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ और मैंने सच में तुम्हें बहुत याद किया।
आर्यन ने नंदिनी के बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने भी। तभी एक बच्ची ने नंदिनी को बुलाया, अच्छी दीदी। बच्ची की आवाज इतनी तेज थी कि सबका ध्यान उस तरफ गया तो सबने देखा एक आदमी, एक औरत और बच्ची के साथ खड़ा था। कविता जी जो अब तक दक्ष के सीनियर से बात कर रही थी, इन्होंने जब उस आदमी को देखा तो धीरे से बोली, निरंजन। तूफान। निरंजन सिंह को मरा होम चाहिए। वो एक खूबसूरत औरत के साथ एक बच्ची को गोद में लिए खड़ा था। तूफान ही तो आया था कविता जी के जीवन में। और कविता जी के पास खड़ी इशिका ने अपने बाप को देखते हुए अपने हाथ में लिए वाइन के ग्लास से एक सिप लिया और दक्ष के कंधे पर सर रखते हुए आलस भरी पर किसी का भी दिल चुरा लेने वाली मदहोश आवाज में बोली, आज धमाका होगा। चैप्टर 36 रोको रोको। प्रिया अपने पापा के गोद से उतरी और नंदिनी के पास जाकर उससे एक स्माइल के साथ बोली, अच्छी दीदी कैसी हो आप। नंदिनी आर्यन से दूर हुई और प्रिया को देख एक स्माइल के साथ बोली, प्रिया मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। बोल। नंदिनी ने प्रिया के माथे को चूमा। प्रिया ने नंदिनी को एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखा और फिर बोली, वाह दीदी, आज हम दोनों ही पिंक पहन कर आए हैं। सेम सेम। नंदिनी ने प्रिया जैसे ही कुछ कहना चाहा पर इशिका उसके पास आए और नंदिनी के पास आते हुए एक स्माइल के साथ बोली, नंदिनी कैसी हो। नंदिनी ने जब इशिका को देखा तो उसकी मुस्कान फीकी हो गई पर उसने खुद को संभालते हुए प्रिया से कहा, प्रिया ये इशिका सिंह है, इन्होंने उस दिन हम दोनों की जान बचाई थी। प्रिया ने नंदिनी की बात सुनी तो इशिका को एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, थैंक्स दीदी, मेरे पापा भी आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। बोल। प्रिया ने निरंजन को आने का इशारा किया। निरंजन प्रिया के साथ इशिका के सामने आया और एक स्माइल के साथ उससे बोला, मेरी बेटी तो बचाने के लिए थैंक्स मिस। जैसे इशिका समझ गई हो कि निरंजन उससे उसका नाम जानना चाहता था, तो इशिका ने अपनी वाइन की ग्लास से सारी वाइन एक बार में ही खत्म की और अपने बगल में खड़े राधे को ग्लास देते हुए बोली, मेरा नाम इशिका सिंह है, डॉटर ऑफ कविता निरंजन सिंह। निरंजन ने जैसे ही इशिका का नाम सुना वो हैरान रह गया पर इशिका ने उसे मौका दिए बगैर एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, डैड आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। आप तो मर गए थे ना, और मैंने तो खुद अपने हाथों से आपकी लाश, ऊप्स नहीं, आपके बॉडीगार्ड की लाश को जलाया था, है ना डैड। नंदिनी जो इशिका की बात सुन हैरान थी, उसने कहा, इशिका ये तुम्हारे पा। पर नंदिनी फिर अपनी बात पूरी नहीं कर पाए क्योंकि कविता जी जल्दी से निरंजन के सामने आए और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नीर तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। पर अच्छा है, तुम्हें पता है मैं तो पागल हो गई थी, तुम कहाँ थे इतने साल। बोल। कविता जी निरंजन के गले लग गई और रोने लगी। इशिका ने अपनी माँ को देखा, फिर राधे से बोली, हैंडल द मीडिया, नॉट अ सिंगल न्यूज अबाउट इट कैन बी रिलीज्ड, अंडरस्टैंड। राधे ने जल्दी से कहा, यस मिस सिंह। कविता जी निरंजन के गले ही लगी थी कि प्रिया ने कविता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें निरंजन से दूर धक्का देते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे पति को गले कैसे लगा सकती हो। कविता जी धक्के के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उनके पैर लड़खड़ा गए पर दक्ष ने टाइम पर उन्हें संभाल लिया और प्रिया को एक पोलाइट स्माइल के साथ बोला, मिसेज प्रिया, आप हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आकर मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती, और रही बात आपके पति की तो आप उनसे हो पूछ लो कि कौन है माँ उनके लिए। दक्ष भले शांत था पर उसकी आंखें देख प्रिया काफी डर गई थी। राज भी जल्दी से इशिका के पास आया और निरंजन को देख हैरान होते हुए बोला, आप जिंदा है। नंदिनी ने कंफ्यूज होकर राज से पूछा, राज हो क्या रहा है। और इशिका। राज ने नंदिनी की बात को काटते हुए उससे कहा, नंदिनी तुम इन्हें जानती हो। नंदिनी ने प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, और निरंजन अंकल प्रिया के डैड है। ये सुन राज ने हैरानी से निरंजन की तरफ देखा, तभी इशिका ने कविता जी के बगल में खड़े होते हुए एक स्माइल के साथ कहा, ये सब बातें तो होती रहेंगी, खैर अभी मेरी सगाई होनी है, माँ मीडिया, मेरे सारे क्लाइंट सब हमें देख रहे हैं। इशिका की बात समझ कविता जी ने नफरत भरी आंखों से निरंजन को देखा, फिर इशिका के हाथ को सहलाते हुए बोली, हाँ आज मेरी बेटी की सगाई है, इतना अच्छा दिन मैं बेकार कैसे होने दे सकती हूँ। दक्ष चलो चलते हैं। कविता जी की बात सुन संत आर्यन जो अब तक तमाशा देख रहा था, उसने अपने असिस्टेंट को देखा तो असिस्टेंट ने किसी को फोन किया। दक्ष ने कविता जी को सहारा दिया और स्टेज की तरफ इशिका के साथ जाने लगा, पर तभी स्टेज पर लगे बड़े से स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखने लगी। फोटोज को देख सब कंफ्यूज हो गए। आर्यन ने जब स्टेज पर चल रहे क्लिप को देखा तो अपने असिस्टेंट को घूरा, जिससे आर्यन का असिस्टेंट डर से कांपने लगा। नंदिनी स्टेज पर चल रहे फोटोज को देख हैरान थी। साक्षी जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स से बात कर रही थी, उसने जब स्टेज पर चल रहे क्लिप को देखा तो उसका दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट गया हो। निशा ने अपनी पहनी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, दी ये सब इस इशिका का किया धरा है ना। अंश जल्दी से इशिका के पास आया और बोला, इशिका ये क्या चल रहा है। इशिका ने भी स्टेज पर चल रहे वीडियो को देखा और कंफ्यूज होकर बोली, पता नहीं। फिर राधे को इशारा कर बुलाया और राधे से बोली, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। You can't even handle a single thing.
इशिका की डांट खाकर राधे ने जल्दी से कहा, सारी मिस सिंह, मैं अभी इसे बंद करवाया हूँ। बोल वो जाने लगा पर तभी निर्मला जी ने राधे को रोकते हुए कहा, नहीं रुको, मुझे कुछ देखना है। निर्मला जी की बात सुन कविता जी ने उन्हें देखते हुए कहा, निर्मला मेरी बेटी की सगाई है आज, तो प्लीज ये सब बंद करो और ये एक खुशी का मौका है, ये क्लिप चलाकर तुम करना क्या चाहती हो। निर्मला जी ने कविता जी को एक स्माइल के साथ देखते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, कविता ये क्लिप चलने दो ना, मैं इसे ना जाने कब से ढूंढ रही थी, आखिर आज ये यहाँ मिल गई, प्लीज। निर्मला जी की रिक्वेस्ट सुन कविता जी ने उन्हें एक गहरी सांस लेकर कहा, ये क्लिप 1 मिनट बाद बंद कर दी जाएगी। निर्मला जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। नंदिनी ने जब क्लिप देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके दिल से आवाज आई, रोको, रोको इसे वरना सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। दक्ष जो शांति से अब तक खड़ा था, उसकी वॉच अचानक से एक नीली रोशनी करने लगी, जिसे देख दक्ष ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं सही जा रहा हूँ। पर जल्द ही वो नॉर्मल हो गया, पर इशिका ने उसकी मुस्कान देख ली थी। चैप्टर 37। क्या था उस क्लिप में? उस क्लिप में रिकॉर्डिंग थी, वो भी उस रात की जब नंदिनी ने राज को आग से बचाया था और राज में इशिका से कहा था कि क्यों उसने उसे नहीं बचाया। लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या था? फ्लैशबैक। राधे तुम्हें वहां की फुटेज मिली? जी मिस सिंह। ठीक है, तो फिर आर्यन के क्लिप से इसे चेंज कर दो और हाँ किसको पता ना चले, समझे? जी मैम। प्रेजेंट। राधे ने जब इशिका की कही बातें सोची तो मन में बोला, बताओ मुझसे सारा कांड करवा के ये मुझे ही ब्लेम कर रही है कि भगवान मुझे ऐसी बॉस क्यों मिली। क्योंकि उनके पास पैसा है और तुझे वो चाहिए। अपने दिल की आवाज सुन राधे ने मुंह बनाया और बोला, हाँ। इधर सभी का ध्यान उस क्लिप में था। नंदिनी रोते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए बोल रही थी, राज इशिका से प्यार करता है, उनकी शादी होने वाली, मेरा राज पर कोई हक नहीं। रोती हुई नंदिनी भागते हुए बाथरूम में गई, पर जाते हुए उसके हाथ से एक कैंडल गिर गया, फिर धीरे धीरे आग फैलाने लगी। कुछ देर बाद नंदिनी किसी ख्याल में खोई हुई वापस आई, पर उसने आग को नहीं देखा और धीरे धीरे आग सभी जगह फैलने लगी। इससे पहले आगे की क्लिप चलती उससे पहले ही क्लिप बंद हो गया। इशिका ने वहां खड़े होस्ट से माइक लिया और अपने आंख के सामने आते हुए बालों को पीछे करते हुए एक स्माइल के साथ बोली, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एवरीवन, बट नाउ प्लीज एंजॉय दिस मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड बी द विटनेस ऑफ आवर जर्नी। बोल इशिका ने दक्ष का हाथ पकड़ा। दक्ष इशिका के साथ स्टेज पर आया और अपने जेब से एक रिंग बॉक्स निकली। दक्ष बॉक्स खोलता इससे पहले ही इशिका ने उसे रोकते हुए कहा, दक्ष, राज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ये रिंग तुम्हें दे ताकि मैं तुम्हें पहनाऊं, और मुझे रिंग दे जिसे मैं तुम्हें पहना सकूं। इशिका की बात सुन दक्ष मुस्कुराया और हैरान राज को देखा। राज ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और इशिका की बातें को सोचा, फिर इशिका को देख वो हल्के से मुस्कुराया और स्टेज पर गया। राज ने दक्ष से बॉक्स लिया और दक्ष की तरफ अंगूठी बढ़ाई। दक्ष ने अंगूठी ली और अपने घुटनों पर बैठ इशिका के रिंग फिंगर में अंगूठी पहना बोला, आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ माई वुड बी मिसेस। बोल दक्ष ने इशिका के हाथ को चूमा। जहां सभी के चाहते पर मुस्कान थी, तो राज, अंश और निरंजन के चेहरे पर मुस्कान की जगह दर्द, गुस्सा और डर था। इशिका ने भी राज से अंगूठी ली और धीमी आवाज में बोली, राज आज मेरी हालत देख तुम खुश हो। बोल वो मुड़ी और दक्ष के रिंग फिंगर में अंगूठी पहना उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ उसे चूमते हुए बोली, माय मिस्टर डेविल। दक्ष आज 7वें आसमान पर था और भला हो क्यों ना 4 साल का प्यार आज उसे मिला था। दक्ष ने इशिका को खुशी से अपनी गोद में उठाया और इसे गोल गोल घुमाने लगा। डीजे ने गाना बजाया। कविता जी अपनी बेटी के चेहरे पर हंसी देख काफी खुश थी। उन्होंने अपने आंख के कोने में आए आंसू को पोंछे हुए धीरे से कहा, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। इशिका ने दक्ष ने गले में अपना हाथ डाला और धीरे से दक्ष के कान में बोली, मिस्टर रॉय आप काफी खुश लग रहे हैं। दक्ष ने इशिका को नीचे उतरा और उसकी कमर में हाथ डाल डांस करते हुए बोला, भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। आखिरकार बिल्ली रोमदी के जाल में फंस ही गई। इशिका ने दक्ष के गले को अपने हाथ से हल्के से सहलाते हुए एक सेक्सी स्माइल के साथ कहा, बिल्ली लोमड़ी की जाल में फाड़ी नहीं बल्कि लोमड़ी अब बिल्ली के पंजों में कैद हो गया है। दक्ष ने इशिका के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत किया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, मिस सिंह क्या आप कल फ्री है? इशिका ने पूछा, क्यों? दक्ष ने हल्के से थोड़ी दूर खड़े राज को देखा जो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था और बोला, क्या आप कल मिस सिंह से मिसेज रॉय बनाना चाहेंगी? मैं कल ही मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। इशिका ने दक्ष के आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर रॉय मैं अभी भी ये रिंग निकाल। पर दक्ष ने इशिका की बात को काटते हुए कहा, कल पंडित जी को बुलाकर हम शादी के लिए मुहूर्त निकलवा सकते हैं। दक्ष इतने जल्दी अपनी बात से पलटता हुआ देख इशिका को हंसी आ गई और इशिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ दक्ष तुम नहीं सुधरोगे।
दक्ष ने हंसती हुई इशिका को देखा। इशिका की हंसी दक्ष के लिए किसी गाने की तरह थी जिसे वो सुबह शाम दिन रात हमेशा सुन सकता था, और हैरानी की बात थी कि वो कभी नहीं थकने वाला था। सोचते हुए दक्ष मुस्कुरा और हल्के से बोला, मेरी इशिका। इशिका दक्ष की बात को नहीं सुन पाई और हंसती रही। जहां इशिका और दक्ष डांस करने और एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए थे, वहीं आर्यन अपने असिस्टेंट को घूर रहा था। आर्यन ने गुस्से में अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहा, यह क्या हुआ अभी? और वो क्लिप कहाँ है जिसे तुमने मुझे दिखाया था? अब बोलोगे? असिस्टेंट घबराया हुआ बोला, सर, वो मैंने। आर्यन ने कहते हुए असिस्टेंट को देखते हुए कहा, अब बोलोगे? और ये कांपना और हकलाना बंद करो। असिस्टेंट ने खुद को संभालते हुए बोला, वो मैंने तो सही पेन ड्राइव लगाई थी, पर पता नहीं कैसे वो बदल गई। सर आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं जल्द ही। पर आर्यन ने असिस्टेंट की बात को काटते हुए कहा, आज नहीं, तुमने वो फाइल तैयार की जो मैंने तुमसे कहा था। असिस्टेंट ने तुरंत कहा, जी सर, सब तैयार हो गया है। आर्यन ने स्टेज पर डांस करती हुए इशिका को देख कहा, इस बार तो बच गई, पर अब मेरे दूसरे वार से कब बचेगी इशिका सिंह? खुद से ही बोल आर्यन नंदिनी के पास आया और उससे बात करने लगा। साहिल, जिसने गलती से आर्यन की बातें सुनी थी, उसने आर्यन को देखते हुए कहा, लगता है किसी का बुरा समय आने वाला है। चलो मजा आएगा अब, बोल साहिल मुस्कुराया और अपने दोस्त को देखने लगा। चैप्टर 38। दक्ष ने इशिका के साथ डांस खत्म किया और पार्टी में सबसे बात करने लगा। साहिल दक्ष के पास आया और दक्ष के कंधे ने हाथ डालकर धीरे से उसके कान में बोला, भाई तुझसे जरूरी बात करनी है, चल, तेरी बीवी के बारे में है। दक्ष ने साहिल को घूरा और फिर उसके साथ वहां से निकल गया। दक्ष बालकनी में आया और फिर अपने पैंट के जेब से सिगरेट निकाली और पीते हुए बोला, बोल। साहिल ने भी दक्ष से एक सिगरेट लिया और फिर उसे जलाकर पीते हुए बोला, आर्यन सिंघानिया तेरी बीवी के पीछे पड़ा है। दक्ष ने बालकनी से नीचे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, आर्यन, क्या ये वो आदमी नहीं जो हमारे साथ कोलैब करना चाहता है? साहिल ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मजे की बात यह है कि उसे पता ही नहीं है कि वो जिसके साथ 2 साल से काम करने के लिए मार रहा है, वो उसी को बदनाम करना चाहता है। तुझे पता है इसके पास क्या था? दक्ष ने साहिल को देखते हुए बेफिक्र से कहा, क्या? साहिल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तेरी और तेरे बीवी की फोटो, जिसमें कोई बहुत ही ज्यादा बेदर्द बन रहा था। दक्ष ने ये सुना तो पहले कंफ्यूज हुआ, पर फिर उसे याद आया कि 6 महीने पहले क्या हुआ था, और उसने साहिल को घूरा तो साहिल ने एक स्माइल के साथ कहा, पर तेरी बीवी तो कमाल की है, उसने वो क्लिप ही गायब कर दी। आई एम इम्प्रेस्ड। दक्ष ने साहिल को देखते हुए कहा, तो वो पसंद किसकी है? मेरी। और दक्ष रॉय को हमेशा बेस्ट ही पसंद आता है, हमेशा, चाहे वो मेरी लाइफ पार्टनर जो या फिर मेरे दुश्मन। बोलते हुए दक्ष की नजर नंदिनी पर गई, जो अंश के साथ कुछ बात कर रही थी, और हल्के से मुस्कुराया, फिर मन में बोला, आज नहीं तो कल ये सब खत्म ही होना है। बोलते हुए उसकी नजर इशिका पर गई, जो अब आर्यन से बात कर रही थी। इशिका ने एक वाइन की ग्लास उठाते हुए आर्यन से कहा, आर्यन सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आर्यन ने भी अपनी वाइन की ग्लास उठाया और फिर इशिका के ग्लास से टकराते हुए बोला, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस इशिका सिंह। इशिका ने अपनी वाइन एक घूंट में खत्म की, तभी वो अचानक से लड़खड़ा गई और आर्यन के कंधे पर हाथ रख दिया। आर्यन ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा और उसके कमर में हाथ रख उसे अपने और कारो करते हुए एक स्माइल के साथ बोला, मिस इशिका, आपको लोगों के बाहों में गिरने की काफी बुरी आदत है। इशिका आर्यन के छूने से थोड़ी हैरान हुई और उसे गुस्सा आया, पर उसने खुद को संभाला और आर्यन के कंधों को पकड़ते हुए एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, मिस्टर आर्यन, आपको नहीं पता कि किसी लेडी को इसके परमिशन के छूना अच्छी बात नहीं? आर्यन ने अपनी बैगनी आंखों से इशिका देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, मिस इशिका, मेरी नंदिनी से दूर रहिए। इशिका ने आर्यन के गालों को अपने उंगली से छूते हुए एक स्माइल के साथ कहा, और अगर नहीं रही तो? आर्यन के इशिका के गालों पर आते हुए बालों को पकड़ा और उन्हें चूमते हुए बोला, तब आज जो आपने होने से रोक लिया वो आप अगली बार नहीं रोक पाएंगी। इशिका ने आर्यन से अपने बाल छुड़ाए और अपनी कमर से उसका दूसरा हाथ हटाते हुए एक सिडेक्टिव स्माइल के साथ बोली, जो एक बार रोका जा सकता है वो दूसरी बार भी रोका जा सकता है मिस्टर सिंघानिया। खैर एंजॉय, राज अभी जवान है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बोल इशिका वहां से चली गई। जाती हुई इशिका को देख आर्यन ने अपनी काली मोतियों की माला को घुमाते हुए धीरे से कहा, सच में रात अभी जवान है। राज नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नंदिनी, वो आग तुम्हारी गलती नहीं थी, वो बस हो गया, तुम टेंशन मत लो। नंदिनी ने लाल आंखों से राज को देखते हुए कहा, राज, मैं वजह थी कि तुम्हारी जान। राज, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? राज ने नंदिनी को गले लगाते हुए प्यार से कहा, नंदिनी, मैं यही हूं, तुम चिंता मत करो, मैं सही ही, चलो कुछ खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नंदिनी ने राज के कंधे पर सर रखते हुए कहा, राज,
पर राज ने इसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नंदिनी बस चलो कुछ खाते हैं। बोल राज ने नंदिनी के हाथ को पकड़ा और उसे डाइनिंग एरिया के पास ले आया। इधर कविता जी निरंजन सिंह के सामने खड़ी होकर निरंजन को घूरते हुए बोली, मिस्टर सिंह आप जिंदा कैसे हैं? निरंजन ने कविता जी को देखते हुए एक गहरी सांस ली, फिर बोला, कविता मैं प्रिया और पिया के साथ खुश हूँ, तुम भी इशिका और दक्ष के साथ खुश हो तो बस पुराना सब भूल जाओ। कविता जी ने अपने मुट्ठी कसकर बंद की और फिर सरकास्टिक होते हुए हंसी, फिर बोली, निरंजन सिंह तुम बेशर्म हो। मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी की जान अपनी जान दांव पर लगा कर बचाई, पर तुमने आज उसे 15 साल बाद देखने के बावजूद भी एक बार नहीं पूछा कि वो कैसी है। निकल जाओ मेरे घर से निरंजन सिंह, निकल जाओ। निरंजन सिंह ने कविता जी को देखा, फिर अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहां से निकल गए। पिया ने अपने पापा को देखते हुए कहा, पापा हम क्यों जा रहे हैं? आपको पता है वो इशिका दीदी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे 2 चॉकलेट दी, मुझे थोड़ी देर रुकना है यहाँ। निरंजन सिंह ने अपने बच्चे के सर को सहलाते हुए कहा, हम कभी और इशिका से मिलेंगे, पर अभी हमें चलना होगा। पिया ने मुंह बनाया पर जिद नहीं की। कुछ देर बाद सारे मेहमान जाने शुरू हो गए। चोपड़ा परिवार भी चला गया, आर्यन सिंघानिया भी। इशिका ने सोफे पर थक कर बैठते हुए कहा, माँ ये पार्टियां बड़ी थकने वाली होती है। कविता जी खड़ी हुई और बोली, इशू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं बाद में तुझसे मिलती हूँ। बोल कविता जी जल्दी से वहां से चली गई। इशिका ने अपनी माँ को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर राधे से बोली, राधे निरंजन सिंह काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है, मेरा एक काम करो, जाकर उसे थोड़ा सबक सिखाओ और ये आर्यन सिंघानिया इस भी एक लेसन देना, समझे? राधे ने अपनी बॉस को देखा, फिर बोला, जी मैम, और वहां से गायब होने की रफ्तार में भागा। दक्ष जो शांति से इशिका के कंधे पर सर रखे बैठा था, उसने भागते हुए राधे को देख कहा, ये राधे भाग क्यों रहा है? इशिका ने दक्ष के बालों में हाथ सहलाते हुए कहा, वो शायद निरंजन सिंह पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। पर यहाँ राधे जो ना जाने कब से वॉशरूम जाना चाहता था पर जा ही नहीं पाया, वो बाथरूम से निकालते हुए बोला, मुझे तो बाथरूम जाने की भी फुर्सत नहीं, यू सब उस आर्यन की वजह से, उसे तो मैं आज बताता हूँ। बोल राधे गुस्से में अपनी जिप में बैठा और निकल गया। चैप्टर 39। इशिका अभी नहीं। 7 वर्ष का वादा, 7 वर्ष का दर्द, 7 वर्ष का नाटक, 7 वर्ष का साथ। क्या तुम्हें अभी हमसे प्रेम नहीं हुआ? एक सफेद कपड़ा पहने लड़की जिसके काले बाल उसके पैरों को छू रहे थे, जिसकी काली आंखें रात की तरह चमक रही थी, उसके मुंह से खून बह रहा था। उस लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रखा जिससे उसके मुंह से खून ना बहे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की दर्द में चिल्लाए और बड़े से महल के फर्श पर गिर गई। उस लड़की के सामने एक आदमी खड़ा था, पर धुंध से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो आदमी बोला, 7 वर्ष। आपके 7 वर्ष क्या मेरे 100 वर्ष के इंतकाम से बड़े थे? क्या आपके 7 वर्ष मेरे 100 वर्षों के दर्द से बड़े थे? क्या आपके 7 वर्ष का प्रेम मेरे 100 वर्ष के इंतकाम से बड़े थे? फर्श पर पड़ी लड़की के आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम हमसे नफरत करते हो ना? तो ठीक है, अब तुम हमें कभी नहीं देखोगे। हम जा रहे हैं दूर। इशिका की आंख अचानक से खुली और उसने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। इशिका ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और अपनी आंख पर हाथ रख खुद से बोली, ये कैसा सपना था? तब इशिका को एहसास हुआ कि उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। इशिका ने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से बोली, लगता है राधे से निपटना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही सीरियल देखता है वो और फिर मुझे कहानी बताता है, और अब नतीजा देखो कितना बकवास सपना था। बोल इशिका उठी और किचन में पानी लेने के लिए चली गई। इशिका के घर से दूर दक्ष अपने अपार्टमेंट में सोया हुआ था, पर अचानक से उसकी आंख खुली और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने खुद को सपने में क्यों देखा? दक्ष ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। दक्ष ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके दादाजी की एक्साइटेड आवाज आई, दक्ष हमें क्लू मिल गया है, वो चीज उसके आसपास ही है, पर कहाँ ये तुम्हें पता लगाना होगा। दक्ष ने सुना तो हल्के से मुस्कुराया और बोला, दादाजी ये बात मुझे पता है, आज सगाई में उसकी प्रेजेंस मुझे महसूस हुई थी, मेरे वॉच में जो डिवाइस है वो बजा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है कि वो कैसे हमारे सामने आएगा। दक्ष की बात सुन दादाजी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, दक्ष तुम ये काम जितने जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि। पर दक्ष ने उनकी बात काटते हुए कहा, दादाजी ये काम जल्द ही खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो। खैर आप ये बताओ कैसे हो आप? दादाजो ने कहा, मैं तो बढ़िया हूँ, वैसे मेरी पोता बहू है बहुत सुंदर, मुझे और तेरी दादी को वो बहुत पसंद आई। ये सुन दक्ष मुस्कुराया और बोला, हाँ वो बहुत सुंदर है, पर उससे भी सुंदर उसकी आंखें हैं। थोड़ी देर दादाजी से बात करके दक्ष ने फोन काट दिया और अपने घर के बने बेसमेंट में चला गया, जहां उसका मिनी लैब था।
यहाँ इशिका अपने कमरे में अब अपना लैपटॉप लेकर और कुछ फाइल्स लेकर अपने बालकनी में बैठी काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। इशिका ने नंबर देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से गुस्से से आग बबूला होते आर्यन की आवाज आती है, इशिका सिंह। इशिका ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, बोलिए मिस्टर आर्यन। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करवाने की। इशिका ने बेपरवाह होकर कहा, जैसे आपकी हिम्मत हुई मेरी और दक्ष की इंटीमेट फोटोज की वीडियो को पार्टी में दिखाने की। आर्यन ने दूसरी तरफ से कहा, ओह तो ये इस बात का बदला था, पर डोंट वरी अब बारी मेरी है। बोल आर्यन ने फोन काट दिया। फोन काटते ही इशिका ने काम करते हुए कहा, इस राधे से एक काम सही से नहीं होता, बताओ अपना मुंह छुपाकर वो आर्यन को पीट सकता था ना, पर नहीं, लो हीरोपंती करनी जरूरी है। लो अब भड़क गया ना जंगली कुत्ता। इशिका ने अपना काम खत्म किया और सब समेटकर वो अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट सो गई। धीरे धीरे इशिका अपने सपनों में खो गई। पास्ट, आप सब ये तो जानना चाहते ही होंगे ना कि नंदिनी की शादी राज से हुई ही क्यों। तो ये रहा जवाब। राजेश जी अपने गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे थे और उनका ध्यान फोन पर था, क्योंकि वो इस वक्त उनके कंपनी के इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रास्ते पर ध्यान ना होने के कारण जब एक ट्रक उनके गाड़ी के सामने आई तो उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया और ट्रक से टकरा गाड़ी पलट गई। राजेश जी बेहोश होने लगे और वो बेहोश जो गए, पर बेहोश होने से पहले उन्होंने एक प्यारी आवाज सुनी जिसमें चिंता, घबराहट साफ थी, अंकल, अंकल कोई बचाओ। 3 दिन बाद जब राजेश जी को होश आया तो उन्होंने अपने पास 2 लड़की को बैठे हुए देखा। राजेश जी ने थोड़ी देर तक लड़कियों से बात की तो पता चला कि वो अनाथ है और दोनों का नाम नंदिनी और निशा है। राजेश जी अपनी जान बचाने के बदले में उनकी मदद करना चाहते थे, पर दोनों ने मना कर दिया। तब राजेश जी ने फैसला लिया कि वो नंदिनी को अपने घर की बहू बनाएंगे। भला आज के जमाने में कौन दूसरे की मदद करता है, कोई नहीं, पर नंदिनी का साफ दिल देख वो इम्प्रेस हो गए। धीरे धीरे समय बीता, जहां इशिका और राज इन सब से बेफिक्र एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, वहीं नंदिनी की तकलीफ बढ़ने लगी और जब राजेश जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उसकी शादी राज से करने का फैसला किया। पर कैसे, क्योंकि इशिका तो पहले ही राज की जिंदगी में थी। तब राजेश जी ने अपनी पत्नी से बात की और उन्हें बताया कि नंदिनी की कुंडली राज के लिए लकी है, उनकी शादी से राज को बहुत फायदा होगा। पर अपनी दोस्त को निर्मला जी धोखा कैसे देती, तो राजेश जी ने एक शर्त रखी कि अगर 1 साल में नंदिनी राज के दिल में जगह नहीं बना पाई तो दोनों का तलाक हो जाएगा। अगर हम कहें कि इसमें गलती किसकी थी तो शायद राजेश जी की और निर्मला जी की। राज ने इशिका से वादा किया कि वो 1 साल में नंदिनी को तलाक दे देगा, तो इशिका ने इस बात पर इनकार कर दिया क्योंकि इशिका सिंह कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर राज को बांटना बिल्कुल भी नहीं। पर किस्मत ने खेल खेला और इशिका मान गई और नंदिनी की शादी राज से हुई। इशिका शुरुआत में राज से दूर रही, पर धीरे धीरे राज और नंदिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसने इशिका को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। अब अंश जो उसका भाई दोस्त हुआ करता था वो उससे नफरत सा करने लगा। रोशनी जो पहले उसे भले ही पसंद नहीं करती थी पर नफरत भी नहीं, पर अब वो उससे नफरत करने लगी और सब बदलने लगा। सपने में खोई इशिका अचानक से उठी और गहरी सांस लेने लगी। धीरे धीरे इशिका की आंखें जो पहले नॉर्मल थी वो काली होने लगी और अब उसकी आंख पूरी काली हो गई थी। उसकी आंख से काला धुआं निकलने लगा और उसने गुस्से में कहा, अवंतिका। पर इससे पहले इशिका कुछ और कर पाती कि वहां एक काला साया आया और इशिका के पीठ पर हाथ रख उसे शांत करने लगा। धीरे धीरे इशिका दो गई और उस साये ने इशिका को अच्छे से बेड पर लिटाया और बोला, इशिका इतने जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं। चैप्टर 40, डेट पर चलोगी। उस काले साये ने इशिका के माथे को सहलाया, जिससे इशिका के माथे पर एक काला चक्र दिखने लगा जिसमें अब हल्का नीला रंग था, जिसे देख वो काला साया हल्के से हंसा, पर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जिससे किसका भी रूह कांप उठे। उस काले साये ने नीले धुएं को देखा और हल्के से बोला, जो 6 जन्म में नहीं हुआ वो इस जन्म में भी नहीं होगा। इस चक्र से तुम कभी नहीं आजाद हो पाओगी और अगर हो भी गई तो। बोलते हुए उस साये ने झुककर इशिका के माथे को चूमा और बोला, मैं इस बार भी तुम्हें कैद कर लूंगा और आजाद नहीं करूंगा। बोल वो साया वहां से गायब हो गया। यहाँ अपने लैब में काम कर रहे दक्ष को अचानक से अपने दिल में दर्द होने लगा और उसने अपने दिल पर हाथ रख कहा, ये क्या हो रहा है इतने साल बाद फिर। अगली सुबह इशिका उठी और अपने सर को पकड़ बोली, यार सच में मैंने क्या किया था, कल कितना दर्द हो रहा है। इशिका उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई और तैयार होकर नीचे आई। नीचे कविता जी डाइनिंग रूम में बैठी अपना नाश्ता कर रही थी। इशिका ने कविता जी के माथे को चूमा और एक मुस्कान के साथ बोली, माँ गुड मॉर्निंग। कविता जी ने अपनी बेटी को देख हल्की मुस्कान दी और बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। इशिका अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, माँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हम ऑस्ट्रेलिया में सत्र कर रहे हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, वहाँ आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर ऐसे मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा। कविता जी ने अपनी बेटी को देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, तू ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि कल वो
इशिका ने कविता जी की मुंह पर एक उंगली रखते हुए कहा, माँ सुबह मत खराब करो, आप जा रहे हो ये फाइनल है। फिर इशिका मन में बोली, आप जाओगे तभी तो मैं उस निरंजन की बर्बादी शुरू करूंगी। कविता जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, वैसे कितने दिन का है ये प्रोजेक्ट? इशिका ने अपने दांत दिखाए हुए एक क्यूट स्माइल के साथ कहा, ये 1 साल का प्रोजेक्ट है। कविता जी ने ईशा को घूरा पर इशिका जल्दी से उठी और वहां से भागते हुए बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, बाय, लव यू, बोल इशिका वहां से भाग गई। कविता जी ने अपनी बेटी को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोली, इशू। कविता जी इंडिया से चली गई और इशिका भी अब निरंजन सिंह की बर्बादी का इंतजाम करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और अब ऐसे ही 1 महीने निकल गए। दक्ष इस 1 महीने में काफी बिजी था क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसके वजह से उसके पास इशिका के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा था। इशिका भी आर्यन सिंघानिया से निपटने के लिए अब एयरलाइन में घुसना चाहती थी पर वो मुश्किल था इसलिए उसके पास भी अब टाइम नहीं बच पा रहा था। कहते हैं जो चीज हमारे पास होती है उसकी कद्र हम नहीं करते और जो नहीं होती उसे पाने की चाह होती है, तो अब ऐसा कुछ राज के साथ हो रहा था। राज इस 1 महीने में काफी नहीं पर हल्का हल्का बदल गया था। वो हर शाम इशिका को कॉल करता पर इशिका कभी उसका कॉल पिक नहीं करती। नंदिनी भी ये सब देख रही थी और परेशान हो रही थी। अंश अब बिजनेस में ज्यादा ध्यान देता जिससे उसके पास घर के मैटर के लिए समय नहीं होता था। इशिका अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि उसका फोन बजा। इशिका ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से दक्ष ने कहा, मिस सिंह, डेट पर चलोगी? इशिका ने अपनी आखिरी फाइल पर साइन किया और खड़ी हुई और अपने कोट को उठाया, फिर फोन पर बोली, आज आपको मेरे लिए टाइम मिल गया मिस्टर रॉय। दक्ष ने अपने सर को मला और सोचा, लो और काम में बिजी रहो। अब नाराज हो गई ना बीवी जान और बोला, मिस सिंह मैं बहुत बिजी था बस इसलिए। सॉरी, आप डेट पर चलोगी ना? इशिका ने ऑफिस से निकलते हुए कहा, ठीक है, कहाँ आना है? दक्ष ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और दक्ष ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ठीक है तो आप पार्किंग एरिया में आए, हम साथ में चलेंगे। इशिका पार्किंग एरिया में पहुंची तो देखा कि दक्ष अपनी कार लेकर वहां उसका इंतजार कर रहा था। इशिका दक्ष के कार के पास आए तो दक्ष कार से निकला और पैसेंजर सीट का गेट खोले बोला, मिस सिंह। इशिका कार में बैठी और अपने फोन में आए ईमेल्स को चेक करने लगी। दक्ष भी कार में बैठा और कार शांति से चलाने लगा। कुछ देर बाद दक्ष ने कार रोकी और इशिका को फोन में बिजी देख एक गहरी सांस ली और कार से निकल पैसेंजर सीट का गेट खोला और इशिका को गोद में उठाते हुए बोला, मिस सिंह आप अपने फोन को बंद कर दीजिए वरना मैं इसको। इशिका दक्ष के इसे गोद में उठाने से हैरान रह गई, पर दक्ष की बात सुन उसने अपना फोन बंद किया और दक्ष के गले में हाथ डाल एक स्माइल के साथ बोली, मिस्टर रॉय थैंक्स। दक्ष ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? इशिका ने दक्ष के आंखों में देखते हुए कहा, वो क्या है ना, मुझे आज चलने का मन नहीं कर रहा था। दक्ष इशिका के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था। दक्ष इशिका को अंदर लेकर आया तो उस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन दोनों को देखने लगे। दक्ष इशिका को उसकी बुक की हुई टेबल के पास लेकर आया और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोला, आप अगर कहोगे तो मैं आपको पूरी जिंदगी अपने गोद में उठाने को तैयार हूँ। इशिका ने चेयर पर ठीक से बैठते हुए टेबल पर अपना हाथ रखा और दक्ष के आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं बोलूंगी तो ही आप मेरे लिए कुछ करोगे? दक्ष ने अपनी चेयर पर बैठते हुए एक चार्मिंग स्माइल के साथ इशिका को देख कहा, आप नहीं भी कहोगी तो भी मैं आपके लिए सब करने को तैयार हूँ। इशिका दक्ष अभी एक दूसरे से फ्लर्ट करने में बिजी ही थे कि तभी एक वेटर आया और बोला, सर आपका ऑर्डर। दक्ष की बात बीच में कटने से दक्ष ने वेटर को घूरा और मन में बोला, इसकी तो। दक्ष की आंखों में वेटर को खा जाने वाले भाव को देख इशिका को हंसी आ गई और उसने मेन्यू उठाया और खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद जब खाना आया तो दक्ष ने इशिका को हैरानी से देखा क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद का था। हाय सॉरी पर मुझे पता है कि आप सब थोड़े तो नाराज हुए होंगे मुझसे क्योंकि मैं सही अपडेट नहीं कर पाए, सॉरी। पर मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूंगी। पहली, ये भूतिया नहीं बल्कि रोमांटिक स्टोरी है विद सस्पेंस, तो चिंता मत करो, ये भूतिया नहीं है और मुझे भूरिया लिखनी नहीं आती। दूसरी, मैं भी इंसान हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, दिल्ली की गर्मी, हिट स्ट्रोक ब्लू इट, तो 1-2 दिन गड़बड़। चैप्टर 41, रोमांटिक मोमेंट। दक्ष ने टेबल पर रखे खाने को देखा और फिर इशिका को देख उसकी नीली आंखें गहरी हो गई, क्योंकि टेबल पर जो खाना था उसके बारे में सिर्फ साहिल और उसके परिवार को पता था कि उसे यही सब पसंद है। पर यह बात इशिका को कैसे पता चली? इशिका ने दक्ष की आंखें देखी और फिर टेबल पर रखे खाने को तो उसने अपने जीभ को दांत के नीचे दबा लिया। पिछले जन्म में जब इशिका पागल खाने से निकल दक्ष के साथ उसके घर गई थी तो दक्ष की माँ ने उसे ये सब बताया था। ये सुख इशिका ने दक्ष को डाल परोसते हुए कहा, क्या मिस्टर रॉय आपको ये खाना पसंद नहीं? दक्ष ने इशिका के हाथ से चम्मच लिया और इशिका के थाली में खाना परोसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा हैरान था कि
आपको कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? इशिका ने दक्ष को देखते हुए कहा, जैसे आप पता लगा सकते हैं कि मुझे पॉइजनस लिली पसंद है, वैसे ही मैं भी पता लगा सकती हूँ कि आपको खाने में दाल बातो चूरमा पसंद है। दक्ष ने एक हल्की मुस्कान के साथ इशिका को देखा, फिर खाना खाना शुरू किया। दोनों ने खाना खत्म किया और वहां से निकल गए। दक्ष ने गाड़ी इशिका के घर के सामने रोकी तो इशिका ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, वैसे माँ घर पर नहीं है, वो कही। पर इशिक अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी। किंदखा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, सासू माँ, मतलब होने वाली सासू माँ नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया? देखो इशिका, तुम अकेले कैसे रहोगी? एक काम करते हैं, आज मैं यही रुक जाता हूँ। इशिका ने घर में जाते हुए मन में कहा, लोमड़ी, और एक मुस्कान के साथ घर में आई। इशिका ने अभी घर की लाइट्स ऑन ही की थी कि तभी दक्ष ने इशिका के कमर में हाथ डाल उसके गर्दन में सर छुपाते हुए कहा, मिस सिंह, मुझे एक किस चाहिए। इशिका ने दक्ष के हाथ पर हाथ रखा और एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे से बोली, मिस्टर रॉय, आप सच में एक फॉक्स हो। दक्ष ने इशिका गर्दन को चूमते हुए कहा, मिस सिंह, आप आज बहुत हॉट लग रही हो। बोलते हुए दक्ष ने इशिका के गर्दन पर कटा और इसे अचानक से मोड़ उसके आंखों में देखते हुए बोला, आप इतनी सेक्सी क्यों हो? इशिका ने दक्ष के गले में अपने हाथ डाले और उसके आंखों में देखते हुए बोली, आप बोलकर सेक्सी बोलना, ये अच्छा नहीं लगता। दक्ष ने इशिका के लाल होता को देखा और फिर धीरे से बोला, मिस सिंह में आई। इशिका ने दक्ष को देखते हुए एक हॉटी स्माइल के साथ कहा, अगर मैं मना करूंगी तो क्या आप मुझे किस नहीं करेंगे? दक्ष झुका और इशिका के होठों के नजदीक आकर हल्के से फुसफुसाया नहीं, फिर उसने इशिका के होठों को अपने हाथों से बंद कर दिया और उसे चूमने लगा। धीरे धीरे एक सिंपल किस फ्रेंच किस में बदल गई। दक्ष ने इशिका के होठों को चूमा और जब इशिका ने सांस लेने के लिए अपने हाथ खोले तो दक्ष ने इशिका ने मुंह में अपनी जीभ डाल दी और उसके मुंह को टेस्ट करने लगा। धीरे धीरे इशिका के पैर कमजोर होने लगे, जिसे महसूस कर दक्ष ने इशिका के पैरों को अपने कमर के चारों ओर कैद कर उसके हिप्स को पकड़ को वो उसे किस करने लगा। इशिका को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो दक्ष ने उसके होठों को छोड़ दिया और इशिका के कंधे पर अपने सर रख सांस लेते हुए बोला, मिस सिंह, आप इतनी टेस्टी क्यों हो? इशिका ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, मिस्टर रॉय, आप इतने वाइल्ड क्यों हो? इशिका की बात सुन दक्ष ने अपना सर इशिका के कंधे से हटाया और इशिका को गहरी नीली आंखों से घूरते हुए एक स्मर्क के साथ बोला, मिस सिंह, आपने मेरी वाइल्डनेस को अभी देखा नहीं है। दक्ष की आंखों को देख इशिका के रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने नजरें पलट कहा, अब आप मुझे उतरेंगे? दक्ष ने इशिका को नीचे तो उतारा, पर इससे पहले वो जाती दक्ष ने इशिका की कमर पकड़ी और सोफे पर बैठ इशिका को अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, मिस सिंह, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है ना? इशिका ने दक्ष के हाथ में सगाई की अंगूठी देखी और उसके साथ खेलते हुए बोली, मैं नए प्रोजेक्ट में बिजी चल रही हूँ आजकल, अभी कल मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके बाद शायद ही मैं फ्री हो पाऊँ। दक्ष ने इशिका के कंधे पर सर रख बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा, मैंने सुना आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपको कॉल कर रहा था। इशिका ने दक्ष के गालों को खींचते हुए कहा, मैंने उसका कॉल उठाया। दक्ष ने मुंह फुलाते हुए कहा, पर वो आपको कॉल क्यों कर रहा है? इशिका ने दक्ष के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे नहीं पता। पर इशिका ने अभी इतना ही कहा था कि उसका फोन बजा। इशिका ने नंबर देखा तो पाया कि ये राज का कॉल था और बस दक्ष ने इशिका को घूरा और फोन उससे लेकर काटने लगा, पर इशिका ने दक्ष के हाथ से फोन ले लिया और गलती से कॉल पिक हो गया। राज ने जब पाया कि कॉल पिक हो चुका है तो उसने जल्दी से कहा, इशिका। बस राज के इशिका का नाम पुकारने की देर थी और दक्ष ने इशिका को शैतानी स्माइल के साथ घूरा और अचानक से उसके गर्दन पर कटा, जिससे इशिका की एक आह निकल गई, पर इशिका ने जल्द ही खुद को संभाला और बोली, बोलो राज। पर राजा का नाम लेते ही दक्ष ने एक बार फिर इशिका के गले पर कटा, पर इशिका ने तुरंत ही खुद ने मुंह पर हाथ रख किया और यूं देख दक्ष ने इशिका के कंधे पर हल्के से काटा, जिस पर इशिका ने दक्ष को घूरा। इशिका के जवाब ना देने पर राज ने फिर कहा, इशिका, आर यू थियर? दक्ष ने इशिका ने कान में फुसफुसाते हुए कह, जवाब दो। इशिका, जी, और ये बोल दक्ष ने इशिका के कान पर काटा। इशिका ने दक्ष को घूरा और काल कट कर बोली, दक्ष। पर दक्ष ने इशिका के कान के नीचे पाए काटा, जिससे इशिका की आवाज एक सिसकी की तरह निकली, जिससे सुन इशिका के गाल लाल हो गए और सखा के चेहरे पर एक स्माइल छा गई। चैप्टर 42। इशिका, तुम किससे प्यार करती हो? दक्ष और इशिका अभी एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे कि तभी उनके घर की दूर बेल बजी। इशिका दक्ष के बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी तो दक्ष ने इशिका की गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ कर हल्के से मुस्कुराया, और इससे पहले इशिका कुछ कर पाती दक्ष ने इशिका के मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया और उसे फ्रेंच किस करने लगा। इशिका ने दक्ष के होठों को काटा, जिससे दक्ष हल्का हैरान रह गया, जिसे महसूस कर इशिका दक्ष की बाहों से खड़ी हुई और बोली, मिस्टर रॉय। बोल वो दरवाजे के पास है 8, और दरवाजा खोला तो वहां साक्षी, राज, अंश, साहिल, नंदिनी और निशा खड़े थे।
साक्षी ने इशिका को गले लगाए हुए कहा, हैप्पी बर्थडे इशू। इशिका ने अपनी वॉच में टाइम देखा तो करेक्ट 12 बज रहे थे। इशिका ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, थैंक्स साक्षी। साक्षी सभी के साथ अंदर आते हुए बोली, यार तुझे इतनी देर कैसे लगी। बोलते हुए साक्षी ने इशिका को ध्यान से देखा, बाल बिखरे हुए, गले पर निशान, होठ हल्के सूजे हुए, ये सब देख साक्षी ने इशिका को चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है इशू, क्या हो रहा था ये पर साक्षी जब सबके साथ आई तो उसने सोफे पर दक्ष को बैठा देखा, फिर इशिका को देख वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ओहो क्या बात है। राज ने भी इशिका की हालत देखी, फिर दक्ष को देखे जिसके शर्ट के बटन खुले हुए थे, ये देख उसने अपनी मुट्ठी कस ली। साक्षी ने दक्ष के पास आते हुए सीधक्ष कैसे हो तुम। दक्ष खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, फिर मन में बोला, पर अगर तुम सब नहीं आते तो शायद और अच्छा होता। फिर साहिल को देख बोला, साहिल तू यहाँ। साहिल ने साक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस साक्षी ने बुलाया था तो आना पड़ा। वैसे भी अब इशिका भाभी मेरी भाभी बनने वाली है तो इनके सरप्राइज बर्थडे में आना तो बनता था। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, फिर मन में बोला, और अगर तू नहीं आता तो कल मैं उसे तेरी भाभी बना ही देता। तू मिल मुझे तब बताता हूँ। सभी लोगों ने इशिका को विश किया। इशिका ने भी सबको थैंक्स बोला और फिर कुछ सोच बोली, तो अब क्या करे। साक्षी ने एक स्माइल के साथ कहा, जो हर साल करते, हाँ छत पर चलते हैं फिर ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। अंश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ ये बढ़िया है। इशिका ने अंश के बाली को सहलाते हुए कहा, ठीक है चलते हैं, तुम सब चली, मैं सबके लिए खाना ऑर्डर करती हूँ कि ऑर्डर करूँ। अंश और साहिल ने तुरंत कहा, पिज्जा एंड कोक। इशिका ने कहा, ठीक है लेट्स गो। सभी लोग छत पर आए और राधे ने एक बड़ा सा गद्दा वहां पर बिछा दिया और अब तक पिज्जा भी आ गया था। सभी लोग नीचे बैठे और साक्षी ने एक कांच की बोले को पकड़ कहा, हम इसे घुमाएंगे और इस पर भी ये आएगा, इसे ट्रुथ या डेयर में से कुछ चुनना होगा, ठीक है। साहिल ने साक्षी को देखते हुए कहा, जैसा आप कहे। साक्षी ने इरिटेट होकर साहिल को देख दक्ष से कहा, दक्ष अपने दोस्त को समझाओ वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। दक्ष ने साहिल को घूरा और फिर बोला, हाईवे का प्रोजेक्ट। इतना सुनते ही साहिल ने तुरंत कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। और साक्षी ने खेल शुरू किया और बोतल घुमाया। बोतल जाकर दक्ष पर रुकी, जिसे देख साहिल ने एक्साइटेड होकर कहा, चल भाई आज मजा आएगा, तो दक्ष ट्रुथ या डेयर। दक्ष ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, हम डेयर। ये सुनते ही निशा की आंखें चमक गई और उसने कहा, तो इशिका को किस करो। ये सुन साहिल और साक्षी ने कहा, हाँ। इशिका ने एक मुस्कान के साथ राज की तरफ देखा, फिर अपने बगल में बैठे दक्ष की कलर को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। और ये होते ही राज और नंदिनी को छोड़ सभी हूटिंग करने लगे। नंदिनी की नजर राज पर थी, जिसकी नजर इशिका पर, और इशिका की नजर दक्ष पर। नंदिनी को इशिका की बातें याद आने लगी, तुम्हें राज का साथ भले मिले पर उसका दिल दिमाग सब मेरा होगा। नंदिनी की आंखों में दर्द था जो राज की आंखों में भी था, इशिका के दिल में भी दर्द था और दक्ष के भी, पर सबके दर्द एक दूसरे से अलग थे। नंदिनी की आंखों में राज की नजर में दर्द किसी और के लिए देख था, तो राज की आंखों में दर्द इसलिए थे कि उसकी वजह से इशिका अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगी थी। तो वही इशिका के दिल में अपने बच्चे, माँ और अपनी बर्बादी, धोखे के लिए दर्द था, तो दक्ष के दिल में इशिका को पकड़ भी पूरा ना पाने का दर्द। इशिका दक्ष से दूर हुई और बोतल फिर घुमाया तो इस बार बोतल नंदिनी पर रुका। इशिका ने नंदिनी को देख हल्के मुस्कान के साथ कहा, नंदिनी ट्रूथ और डेयर। नंदिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, ट्रूथ। इशिका ने एक स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, तो नंदिनी ये बताओ कि क्या तुम राज से प्यार करती हो। अंश ने भी एक्साइटेड होकर कहा, हाँ भाभी बताओ। निशा ने भी कहा, हाँ दी बताओ। साहिल ने कहा, बताओ नंदिनी जी। नंदिनी ने राज की तरफ देखा को अब उसे देख रहा था। राज की नजर बहुत कोमल थी और उसमें उसके लिए फिक्र और प्यार भी था, पर कुछ किसिंग लग रहा था। नंदिनी ने अपने दिल में उठते इस सवाल को दबाया और धीरे से बोली, हाँ। ये सुन सभी फिर हूटिंग करने लगे और साहिल ने इस बार बोतल घुमाई तो वो साक्षी पर आकर रुका। साहिल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, साक्षी जी ट्रुथ या डेयर। साक्षी ने भी एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, ट्रुथ। साक्षी का जवाब सुन साहिल ने मुंह बनाया और बोला, साक्षी जी आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। खैर तो आप ये बताएं आपका कोई बॉयफ्रेंड है। साक्षी ने इतराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मुझे कोई मेरे स्टैंडर्ड का नहीं मिला। ये सुन साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, बोरिंग। फिर बोतल घुमाए और बोतल राज पर आकर रुकी, जिसे देख अंश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, भाई तो ट्रुथ या डेयर। राज ने कहा, ट्रुथ। जिसे सुन अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार सभी ट्रुथ ले रहे हो। सो बोरिंग। खैर भाई तो आप बताओ आपकी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड रही है। राज ने अंश को घूरा, फिर मन में बोला, कल ऑफिस में मैं इसकी क्लास लेता हूं। और धीरे से बोला, शायद 12।
साहिल ने राज को देखते हुए कहा, क्या राज, तुम तो बड़े प्लेयर निकले। फिर उसने बोतल घुमाए और बोतल इस बार शिवा पर रुकी। दक्ष ने इशिका को देखते हुए कहा, मिस सिंह, ट्रुथ या डेयर। इशिका ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, मिस्टर रॉय, दे ट्रुथ। बोल। इशिका ने दक्ष को एक आंख मारी, जिसे देख साक्षी ने इशिका के ऊपर एक तकिया फेंकते हुए कहा, इशिका, तुम प्लीज अपने होने वाले पति के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। जिसे सुन इशिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो मेरा मिशन। दक्ष ने पूछा, आप सबसे ज्यादा क्या नापसंद करती हो। इशिका ने अपनी पालकी झुकाए और फिर अपनी आंखों के कोने से राज और नंदिनी को देखते हुए बोली, झूठ। साहिल ने फिर बोतल घुमाया तो फिर बोतल इशिका पर रुकी। साहिल ने इस बार इशिका से पूछा, इशिका, ट्रुथ और डेयर। इशिका ने फिर कहा, ट्रुथ। तो साहिल ने इस बार शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो तुम किससे प्यार करती हो। इशिका ने साहिल को देखते हुए कहा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो है। राज ने इशिका का इतना जवाब सुना तो अपनी सांस थामकर बैठ गया और इशिका को देखे लगा। दक्ष की भी नजर इशिका पर ही थी। इशिका ने कहा, चैप्टर 43, इशिका कभी वो बन ही नहीं सकती। दक्ष। इशिका की बात सुन दक्ष तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और बाकी के लोगों ने हूटिंग किया, लेकिन सभी के दिल में कुछ ना कुछ बातें चल रही थी। निशा ने मन में कहा, झूठी, देखते हैं कब तक ये लड़की अपना दिखावा चला सकती है। अंश ने सोचा, थैंक गॉड इशिका मूव ऑन कर चुकी है। कबीर ने सोचा, ये दोनों ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और साथ में एक दूसरे को भी। इशिका का तो मुझे नहीं पता, पर दक्ष, वो पक्का बड़ा गेम खेल रहा है। दक्ष रॉय खानदान का वारिस किसी से प्यार करता है, और वो भी इशिका जैसी मामूली लड़की से। क्या मजाक है। राज ने सोचा, इशिका झूठ बोल रही है, पर क्यों। नंदिनी ने बस अपनी मुठिया कस ली, तभी उसके दिल से आवाज आई, सब्र रखो। और जैसे ही ये आवाज आई वैसे ही दक्ष की वॉच दोबारा ब्लू लाइट फ्लैश करने लगी और ये होते ही दक्ष के चेहरे की स्माइल और डीप हो गई और उसने इशिका को देखते हुए मन में कहा, बस अब कुछ और समय, फिर सब अपनी जगह वापस चले जाएंगे और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इशिका दक्ष और साहिल के ख्यालों से बेखबर आज अपने कन्फेशन से काफी खुश थी। उसने आखिर वो कह ही दिया जो वो तब नहीं कह पाई जब वो मर रही थी। साहिल इशिका को देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कमर में चिकोटी काटी, जिससे साहिल की चीख निकल गई। साहिल ने साक्षी को देखा तो साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी दोस्त को घूरना बंद करो, समझे। साहिल ने एक डेविल स्माइल के साथ साक्षी को देखते हुए कहा, साक्षी, डोंट बी जेलस, आई रियली डोंट हैव एनी थॉट्स अबाउट हर, बट आई हैव सम फॉर यू। बोल। साहिल ने एक आंख मारी। साक्षी ने साहिल की हरकत पर उसे दोबारा चिकोटी काटी और घूरते हुए बोली, बी इन योर लिमिट्स। साहिल ने साक्षी के करीब जाते हुए कहा, आई एम। पर तभी दक्ष की आवाज साहिल के कानों में गई, दुबे का प्रोजेक्ट। बाद इतना ही सुनने की देरी थी कि साहिल तमीज से बैठते हुए बोला, क्या भाई, क्या बोल रहे थे आप। दक्ष ने उसे घूरा तो साहिल ने दोबारा बोतल घुमाए। इस बार बोतल साक्षी पर आकर रुकी। साक्षी ने जोश में कहा, डेयर। ये सुन साहिल ने उसे डेविल स्माइल दी और बोला, किस समवन। साक्षी ने ये सुना तो साहिल को घूरा, फिर एक स्माइल के साथ उठी और साहिल के पास से होते हुए इशिका के पास गई और इशिका के गालों को चूम बोली, डन। बोल। साक्षी ने एक जितने वाली मुस्कान दी। इसी तरह रात बीत गई और सभी अपने अपने घर चले गए। दक्ष ने इशिका के गले लगते हुए कहा, मैं आज यही रुक जाओ। इशिका ने दक्ष को खुद से दूर किया और गेट की तरफ इशारा करते हुए एक स्वीट स्माइल के साथ बोली, नहीं, घर जाओ। दक्ष ने ये सुन मुंह बनाया और उदास सी शक्ल बनाकर जाने लगा, पर वो अचानक से मुड़ा और इशिका के होठों पर हल्की सी किस की और वहां से जल्दी से जाते हुए बिना इशिका की तरफ देखे बोला, बाय एंड आई लव यू। बोल। वो वहां से चला गया। दक्ष जब अपने कार में आकर बैठा तो पाया कि कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। दक्ष ने साहिल को बिना देखे कहा, तुम यहाँ। साहिल ने अपनी सिगरेट को पीते हुए कहा, हाँ, सोचा तुमसे कुछ दिल से दिल तक की बातें कर लूं। दक्ष ने बस हाँ में सर हिलाया और कार स्टार्ट कर दिया। साहिल ने अपनी सिगरेट को पीते हुए कहा, वैसे क्या तुम सच में इशिका सिंह से प्यार करते हो। दक्ष ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल में किया और एक हाथ विंडो पर रखते हुए कहा, हाँ। साहिल ने दक्ष का जवाब सुना तो हंसा, फिर बोला, दक्ष रॉय खानदान का एकलौता बेटा और नेक्स्ट हिट, जिसने 8 साल पहले पूरे इटली में खून की नदियां बहा दी थी। उसकी गर्लफ्रेंड के मरने पर वो इतने जल्दी उसे भूल किसी और के प्यार में पड़ गया। कितनी फनी बात है ना। हाँ, वैसे अगर ये बात इटली में रह रहे उन लोगों को पता चलेगी तो क्या वो तुम्हारी इशिका को जिंदा छोड़ेंगे। शायद नहीं।
जैसे जैसे साहिल बोल रहा था वैसे वैसे दक्ष की नीली आंखें गहरी होती जा रही थी। दक्ष ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाला तो दूसरे से गियर बदलना शुरू किया और धीरे धीरे दक्ष की कार हवा से बातें करने लगी। पर इन सब से साहिल को फर्क नहीं पड़ा और वो आगे बोला, इशिका सिंह उसके जैसी दिखती है, और दिखती क्या, उसका बिहेवियर भी उसी के जैसा है। मैं भी उसे देख हैरान रह गया था और यही वजह थी कि अब तक उसके बारे में तुम्हें बताया, पर आज इशिका के जवाब ने ये बात साबित कर ही दिया कि इशिका इशिका है और वो। दक्ष ने ये सुन गाड़ी अचानक से रोक दी और साहिल को देखते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, साहिल अपना मुंह बंद करो और उसका जिक्र भी। दक्ष ने भले ही ये बात नॉर्मल आवाज ने कही थी पर उसकी आंखें साहिल को ये बता रही थी कि अगर उसने एक और शब्द कहा तो वो साहिल को मार डालेगा। पर जैसे साहिल उससे डरता था। साहिल ने अपना सिगरेट फेंका और एक डेविल स्माइल के साथ आगे बोला, दक्ष रॉय इटली के वेल नॉन रॉयल फैमिली का नेक्स्ट हेड, जिसे लोग अक्सर डेविल रॉय कहते हैं, जिसने 16 साल की उम्र में इटली के आधे से ज्यादा के माफिया वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसने 18 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड के मौत पर इटली में खून की नदियां बहा दी, जिसने 19 साल की उम्र में इटली छोड़ दी और वो जो अब बस कुछ घंटे, दिन या फिर महीने में वापस जा रहा है अपनी गद्दी पर बैठने, वो जिसका दिल 8 साल पहले मर चुका था, वो मुझसे कह रहा है कि वो मेरी बहन को भूल चुका है। वो कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी के रोशनी को भूल आगे बढ़ रहा है। क्या मजाक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बोल साहिल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए आगे बोला, दक्ष रॉय, एक बार को तुम कहते कि तुम इशिका को पसंद करते हो तो मैं मान भी जाता, पर प्यार, हाँ 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 हाँ, प्यार की क्या अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में, ये बात मुझसे अच्छा कौन जानेगा। बोल साहिल ने कार का दरवाजा खोला और वहां से जाते हुए बिना दक्ष की तरफ मुड़े बोला, वेक अप दक्ष, इशिका कैन नेवर बी माई सिस्टर, यू नो वाई, बिकॉज शी प्रेफर्स नॉट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ सो अनलाइक इशिका, जो कुछ ही महीनों की केयर से पिघल जाए। दक्ष ने जब साहिल के शब्द सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर भोंक दिया हो और वो हंसते हुए बिना किसी भाव के बोला, सही कहा साहिल, शी प्रेफर नॉट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। बोल दक्ष अपनी जिंदगी के उन पन्नों में खोने लगा जिसे वो अपने सपने में भी नहीं खोलना चाहता था। एक बड़े से विला के अंदर एक 18 साल का लड़का अपनी गोद में एक लड़की को लिए बैठा था। वो लड़की करीबन 18 साल की होगी। उस लड़की के मुंह से खून बह रहा था और वो लड़की मुस्कुरा रही थी। 18 साल के दक्ष ने उस लड़की से, जो उसकी गोद में थी, उसे देखते हुए गहरी आवाज में बोला, डू यू लाइक मी। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस दक्ष को देखती रही। उस लड़की के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी, पर इस बात को इग्नोर कर दक्ष ने फिर पूछा, डू यू लव मी। उस लड़की ने अपने खून भरे हाथ से दक्ष के गालों को छूते हुए सरकास्म के साथ कहा, दक्ष डोंट बी फूल, I'll never answer you, and you know the reason। हॉर्न की आवाज से दक्ष प्रेजेंट में वापस आया और कार स्टार्ट कर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। कार चलाते हुए दक्ष की नीली आंखों में आज पहली बार शांति के अलावा कुछ और भी था जो वो कभी किसी को नहीं दिखाना चाहता था। ये कहानी है दर्द की, प्यार की, एक दास्तान की। ये कहानी है इशिका के सफर की, नंदिनी के कश्मकश की, राज के गिल्ट की और दक्ष की जिंदगी की, उसके राज की, उसके हमराज की। ये कहानी है विलन की। चैप्टर 44, तीसरी बाजी। इशिका अपने कमरे की बालकनी में खड़ी राधे से बोली, जो उसके पीछे खड़ा था, राधे कल तुम मेरा एक काम करना, जब मैं कल चोपड़ा मेंशन जाऊं तो तुम दक्ष को इस बात के बारे में पता मत लगने देना, ठीक है। राधे ने कंफ्यूज होकर कहा, पर क्यों। इशिका ने चांद को देखते हुए मन में कहा, कल मेरी तीसरी बाजी होगी जो राज के दिल में बसे गिल्ट को उसकी पसंद में बदलेगी। और फिर सोचते हुए इशिका ने राधे से कहा, जो कहा है वो करो वरना इस महीने की सैलरी गई। इशिका की बात सुन राधे ने मुंह बनाया और बोला, ओके मैम। इशिका ने हाँ में सर हिलाया, फिर कुछ याद करके बोली, और हाँ कल आर्यन सिंघानिया के लिए एक लड़की का इंतजाम करो, और हाँ ये शो करना कि वो आर्यन के बच्चे की मां बने किसी भी हालत में। इशिका की बात सुन राधे ने कहा, जी मैम। फिर मन में बोला, अब वो इंसान बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं ये बात मुझे कैसे पता चलेगी। छोड़ो, पैसा जो करवाए का काम है। सोचते हुए राधे वहां से गायब हो गया, भाग गया। राधे के जाने के बाद इशिका ने अपने पेट पर हाथ रख कहा, बच्चा माँ जल्द ही तुम्हारे दोषियों को तुम्हारे पास भेजेंगी, चिंता मत करो, फिर तुम उन गंदे लोगों को पनिशमेंट देना, ठीक है। बोलते हुए इशिका अपने कमरे में वापस आए और बिस्तर पर लेट सो गई। इधर दक्ष अपने स्टडी में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी सी फोटो थी जिसने एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें एकदम खाली थी, पर ये फोटो वाली लड़की बिल्कुल इशिका जैसी लग रही थी, बस थोड़ी जवान। दक्ष ने बिना किसी भाव के उस फोटो को ध्यान से पकड़े हुए नर्म आंखों से देख रहा था। दक्ष उस फोटो को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई खजाना हो जिसे वो पाना चाहता हो। दक्ष ने फोटो को देखते हुए धीरे से कहा, देखो आज तुमने मुझसे आखिर वो कह ही दिया जिसे तुम तब नहीं कहना चाहती थी। अगली सुबह
इशिका ने सफेद कुर्ता पहना और बालों का पोनी टेल बनाया और खुद को शीशे में देख उसने छोटे छोटे टप्स पहन लिए और खुद को आखिरी बार देख वो बोली, तो चली सेकंड लास्ट बाजी, फिर देखते हैं हीरो किसे चुनता है, हीरोइन को या विलन को। बोल वो मुस्कुराए और वहां से निकल गई। इशिका कुछ देर में ही चोपड़ा मैंशन पहुंच गई। इशिका घर में गई और देखा तो वहां पर सिर्फ नंदिनी, राज, निर्मला जी और दादी ही थे। इशिका ने निर्मला जी और दादी के पैर छुए तो दोनों ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। इशिका ने दोनों को थैंक्स बोला और बैठ निर्मला जी के साथ बातें करने लगी। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो गई और इशिका ने अपनी वॉच में टाइम देखा, फिर मन में मुस्कुराते हुए बोली, लो आज का प्ले स्टार्ट। इशिका ने ये कहा ही था कि दादी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी क्या तुम स्टोर रूम से मेरे लिए मेरा बक्सा लेकर आओगी। नंदिनी ने दादी को चाय देते हुए कहा, ठीक है दादी, वैसे वो बक्सा कहाँ पर है। नंदिनी के ये पूछने पर इशिका ने दादी से कहा, दादी ये वही बक्सा तो नहीं जिसे मैं और राज रख कर आए थे। दादी ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ वही बक्सा। इशिका ने ये सुन एक्साइटेड होते हुए कहा, तो क्या वो मैं ले आऊं। दादी ने थोड़ी देर सोचा फिर बोली, ठीक है तो तुम हो ले आओ। इशिका ने खाए होते हुए कहा, वैसे दादी वो बक्सा काफी भारी है तो क्या मैं राज को ले जाऊं। निर्मला जी ने तुरंत कहा, हाँ, फिर राज की तरफ देख बोली, राज इशिका के साथ जाओ। राज ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है मॉम। बोल वो इशिका के साथ जाने लगा, पर यहाँ नंदिनी का दिल जोर जोर दे धड़कने लगा और उसके दिल से आवाज आई, रोको उसे, तुम जाओ जाओ। पर क्या नंदिनी निर्मला जी की बात को टाल सकती थी? नहीं। इशिका ने जाते हुए नंदिनी के माथे पर आए पसीने को देखा तो वो मुस्कुराए और मन में बोली, रोको मुझे नंदिनी। पर नंदिनी ने नहीं रोका और वो मुस्कुराते हुए राज के साथ वहां से चली गई। इशिका स्टोर रूम में आई तो चारों तरफ देख राज से बोली, राज इस कमरे की क्या हालत हो रखा है। राज ने भी चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ बहुत ही बेकार। स्टोर रूम में सारा सामान जगह जगह बिखरा हुआ था, कहीं पिलर्स रखे हुए थे तो कहीं कांच के शोपीस, कहीं बहुत सारे बॉक्सेस तो कहीं बहुत सारे मार्बल्स। स्टोर रूम काफी बड़ा था क्योंकि ये बेसमेंट में बना हुआ था, तो जी सामान यूज नहीं होता या एक्स्ट्रा होता है वो सब यही रखा जाता है। इशिका ने चारों तरफ देखते हुए मजाक करते हुए कहा, राज अगर मैं यहाँ मर गई ना तो प्लीज मेरी लाश को पूरा ढूंढने की कोशिश करना। राज ने इशिका को घूरा और मजाक करते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें यही छोड़ भाग जाऊंगा। इशिका ने हंसते हुए अचानक से एक जगह इशारा करते हुए कहा, राज वो देखो, वो हमारी बचपन की फोटो नहीं है जो मैंने रोते हुए खिंचवाई थी। राज ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ पर बाद में मैं इसे तुम्हारे घर से चुरा लाया था। बोल राज हंसने लगा तो इशिका भी हंसने लगी और दोनों बक्सा ढूंढने लगे। इशिका ने बॉक्सेस को हटाते हुए कहा, राज हमने वो बक्सा यही रखा था ना। राज ने भी दूसरी तरफ देखते हुए कहा, शायद मुझे ठीक से याद नहीं। इशिका ने राज को देखा जो बक्सा खोज रहा था, फिर राज के पीछे डगमगाते पिलर को देख वो हल्के से मुस्कुराए और मन में बोली, नाउ एक्शंस। बोल वो अचानक से राज की तरफ भागते हुए चिल्लाए, राज। बोल उसने राज को धक्का दिया और उसके साथ वो दूसरे तरफ हट गई और पिलर पहले जहां राज था वहां गिर गया। इशिका ने राज को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, राज तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? राज तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो क्या होता, तुम्हें खबर भी है। राज ने इशिका को खुद पर चिल्लाते हुए देखा तो उसके दिल में एक अलग एहसास ने जन्म ले लिया, और जो प्यास का बीज इशिका ने पहले डाला था वो बड़ा हो गया और उसमें फूल आने लगे। राज को नहीं पता था कि ये फूल उसकी जिंदगी के कांटे बनेंगे। राज ने इशिका को शांत कराते हुए, इशू मैं ठीक हूँ, तुम ख्याल रखो अपना, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। इशिका ने राज की बात सुनी तो जैसे होश में आए और राज से दूर होते हुए बोली, सॉरी मैं बात थोड़ी परेशान हो गई थी बस, और कुछ नहीं। बोल इशिका दूसरी तरफ वापस बक्सा देखने लगी और मन में बोली, राज आज कुछ तो होगा। सोचते हुए उसने बक्सा ढूंढ लिया और राज को आवाज देते हुए बोली, राज बक्सा मिल गया। राज ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, थैंक गॉड तुम्हें मिल गया, वरना तो मैं बिना बक्से के ही वापस जाने वाला था। इशिका ने राज को बुलाते हुए कहा, तो अब यहाँ आओ और ये बक्सा निकालो, फिर हम चलते हैं। राज इशिका के पास आते हुए बोला, वैसे इशिका मुझे तुमसे। पर राज अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि इशिका अचानक से उसकी तरफ भागते हुए आए और उसे धक्का दे दूसरी तरफ गिरा दिया। राज के दूसरी तरफ गिरते ही जहां पहले वो खड़ा था वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड गिरा और बोर्ड के नीचे इशिका। राज ने चिल्लाते हुए कहा, इशिका। चैप्टर 45। तुम क्या करोगे राज? राज इशिका के पास भागते हुए आया और उसके ऊपर से मुश्किल से बोर्ड को हटाया और बोला, इशिका। इशिका। इशिका जो लगभग लगभग बेहोश ही हो चुकी थी, उसने खुद को होश में आने के लिए मजबूर किया और राज को देख एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, राज क्या तुम सच क्या सच में मुझसे प्यार नहीं करते?
राज ने इशिका की हालत देखी। इशिका के सर से खून बह रहा था। उसने इशिका को शांत करने के लिए बिना कुछ सोचे कहा, नहीं इशिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यही सुनने का इंतजार तो इशिका को था। इशिका ने एक हल्की मुस्कान राज को दी और वो बेहोश हो गई। राज ने जल्दी से इशिका को गोद में उठा और उसे वो लेकर वहां से जल्दी से निकला, पर इस चक्कर में राज ने दीवार के पास खड़ी नंदिनी को नहीं देखा। नंदिनी जो अभी अभी वहां आई थी, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन था तो उसने सोचा कि वो बस एक नजर राज को देख वहां से चली जाएगी, पर यहाँ आने पर उसने राज को कहते हुए सुना, नहीं इशिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राज के कहे ये 9 शब्द नंदिनी के लिए 9 चाकू की तरह थे। नंदिनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वही जमीन पर बैठ रोने लगी। तभी उसे इशिका की बातें याद आई, चाहे राज का साथ भले ही तुम्हारे साथ हो, पर उसका दिल, दिमाग, मन, प्यार, ख्याल सिर्फ मेरे होंगे। राज इशिका को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया और उसे इमरजेंसी रूम में एडमिट कराया। एक दिन बाद इशिका को जब होश आया तो उसने खुद को फिर उसी अस्पताल के रूम में पाया जिसमें वो 1.5 महीने पहले थी। इशिका के माथे पर पट्टी बंधी थी और उसे बाद हल्की खरोंचें आई थी, पर सर से ज्यादा खून बहने की वजह से उसे ड्रिप लगवाई गई थी। इशिका ने चोरी तरफ देखा तो सोफे पर राज को लेटा हुआ पाया। ये देख इशिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने राज को देखते हुए मन में कहा, राज कैसा लग रहा है मेरे लिए फिक्र करके? तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही कोने में पड़ी रही थी जब जब तुम्हें कुछ होता था। देखो, पहले जहां तुम मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे वहां तुमने मेरे लिए झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। राज, तुमने मुझे दूर किया था खुद से। मैं तुम्हें शुरुआत में 2 मौके दिए थे पूछकर कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने मेरी बात टाली थी। तो अब मैं तुम्हें टिकूंगी, पर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे दिल में, जैसे कभी तुम हुआ करते थे मेरे दिल में। कहते हैं नफरत और प्यार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम नफरत भी उन्हीं से उतनी ही कर पाते हैं जितनी कभी हमने उन्हें मोहब्बत की होती है। जितना गहरा रंग, जुनून, खुमार प्यार का होता है, उसका 100 गुना ज्यादा नफरत का रंग, जुनून और खुमार होता है। नज जब अंदर इशिका को चेक करने आए तो उसने इशिका को राज को देखते हुए पाया। ये देख वो नज इशिका के पास आए और इशिका की ड्रिप चेंज करते हुए बोली, इशिका तुम फिर वापस आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें इस वार्ड से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इशिका ने एक मुस्कान के साथ नस को देखा तो पाया कि ये वही नस थी जो पिछली 2 बार उसका ख्याल रखती थी। इशिका ने नस से कमजोर आवाज में कहा, सिस्टर। नज ने हल्के से राज को देखा, फिर बोली, वैसे तुम्हारा मंगेतर कल काफी परेशान था, उसने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा दिया था, तुम्हें पता है। इशिका ने राज की तरफ देखा जिसकी पलकें हल्की से उठी हुई थी और फिर नज से बोली, सच में? नज ने कहा, हाँ, वैसे इस बार तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है, पिछली बार की तरह नहीं। वो पहले भी शाम को आता तो तुम उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मांगती और वो बिना खाए चला जाता, और ये सब देख मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता, पर कल उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देख मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों के बीच सब अच्छा हो रहा है। इशिका ने नज की बातें सुनी तो बस मुस्कुराए और बोली, नहीं सिस्टर, वो मेरा मंगेतर नहीं और हम दोनों अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते। आखिरी की बात कहते हुए इशिका के आंखों में दुख था, जिसे देख नज ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारा रिश्ता टूट गया? पर तुम्हारी अंगूठी? ये सुन इशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मेरे नए मंगेतर ने पहनाया है मुझे। वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहता है, मुझे तो वो बिल्कुल लोमड़ी लगता है। कहते हुए इशिका मुस्कुरा दी, जिसे देख नज ने इशिका के बालों को सहलाते हुए कहा, चलो, कोई तो तुम्हारी कद्र करता है, अच्छा नहीं चलती हूँ। बोल नज वहां से चली गई। नस के जाने के बाद इशिका के सोने का नाटक करते हुए राज को देखा, फिर मन में बोली, चली मछली जाल में तो आ गई, तो अब बाद उसे पानी से निकालना बाकी है, तो काम पर लग जाओ इशिका। तुम जितने जल्दी राज से अपना बदला लोगो उतने जल्दी ही तुम अपने लोमड़ी के साथ। सोचते हुए इशिका मुस्कुराई। राज जो कब से इशिका की बातें सुन रहा था उसने मन में कहा, क्या सच में इशिका मेरे लिए रोज वहां से खाना मांगती? पर मैंने तो एक दिन भी। सोचते हुए राज ने अपनी आंखें खोली और इशिका को उसकी अंगूठी देख मुस्कुराते हुए पाया, जिसे देख राज को लगा जैसे उसके दिल में कुछ चुभा हो। राज ने इशिका को देख अपने मन की बातें छुपाए और ऐसा दिखाते हुए बोला जैसे वो अभी उठा हो, इशिका तुम अब कैसी हो? इशिका ने राज को एक्सपोज ना करते हुए ऐसे दिखा कि वो राज की आवाज सुन सपने से बाहर उठी हो, और बोली, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? राज ने इशिका के पास आते हुए कहा, हाँ। फिर उसके बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ बोला, इशिका कल के लिए वो तुमने मुझे। पर इशिका ने राज की बात को काटते हुए कहा, राज वो कल के बारे में दक्ष को कुछ मत बताना, वो फालतू में ही चिंता करने लगेगा। वो क्या है ना, उसे बहुत काम रहते हैं, तुम तो जानते हो ना कि वो साइंटिस्ट है और वो ज्यादा फ्री नहीं रहता, तो प्लीज। इशिका की बात सुन राज थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने कहा, ठीक है,
राज इशिका से कल के बारे में पूछना चाहता था कि कल इशिका ने उससे वो सवाल क्यों पूछा था, पर इशिका के माथे पर लगी पट्टी को देख वो शांत राजा और पूछा, तुम्हें प्यास लगी है, मैं पानी लाऊं? इशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वो मेरा गला सूख रहा है। ये सुन राज जल्दी से वार्ड से बाहर निकल गया। राज चाहता तो नर्स को बुला इशिका के लिए पानी मंगवा सकता था, पर वो इशिका को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो वार्ड से बाहर आ गया। राज ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते हुए सोचा, इशिका, तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम्हें उस दक्ष की फिक्र क्यों है? इधर इशिका ने दरवाजे को देखते हुए एक किलर स्माइल के साथ कहा, राज, अब तुम्हारी कंफ्यूजन तुम्हें मेरे बारे में हर पल सोचने के लिए मजबूर करेगी। गिर धीरे धीरे ये कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी में बदलेगी। क्यूरियोसिटी से तुम्हें ट्रुथ पता चलेगा, जिससे तुम्हारा पूर्ण गिल्ट और नया गिल्ट तुम्हें मुझसे प्यार करवाएगा, पर नंदिनी की मासूमियत तुम्हें उसे छोड़ने नहीं देगी। तो राज, तुम क्या करोगे? थैंक्स वॉचिंग। फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी सब्सक्राइब चैनल।